Good morning, everyone. We'll wait for a couple of minutes for everyone to join, and जब सब लोग एक बार जुड़ जाते हैं, तो we will start. So 1 या 2 मिनट रुकते हैं और फिर शुरू करते हैं. Thank you. राइट, 1 मिनट हो गया तो शुरू करते हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. इस वेबिनार में आप सबका स्वागत है. थैंक यू सो मच इस वेबिनार में जुड़ने के लिए. मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देता हूँ. मेरा नाम सरफराज है. आई रिप्रेजेंट एनजे वेल्थ. आई एम द जोनल हेड फॉर एनजे वेल्थ. आई टेक केयर ऑफ साउथ गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश रीजन फॉर एनजे वेल्थ. आपके आज के हमारे जो स्पीकर है वो काफी फेमस पर्सनालिटी है. आप लोगों ने काफी लोगों ने उनको शायद सुना भी होगा, टीवी पे देखा भी होगा. सो वी हैव टुडे विथ अस मिस्टर आशीष सोमैया, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड सीईओ है एट मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी. मे बी नहीं, पक्का ही शायद वन ऑफ द यंगेस्ट सीईओ इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. भले यंगेस्ट है लेकिन स्टिल ही हैज मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. काफी फेमस है, जैसे मैंने बोला, अक्रॉस इंडिया, क्योंकि ही ट्रैवल्स to different cities in India to talk to investors and also frequently appears on television to share his views about market with investors. काफी अच्छा बोलते हैं. He's an excellent speaker and talks to investors in very simple and understandable way, इसीलिए फेमस भी है काफी. और उनका सिंपल समझाने का तरीका जो है, उसका उदाहरण भी आज हम लोग प्रेजेंटेशन में देखेंगे. तो ज्यादा भाषणबाजी मैं नहीं करता हूँ और आई विल हैंड ओवर टू आशीष. ओवर टू यू सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग टाइम फॉर एनजे पार्टनर्स इन्वेस्टर्स. थैंक यू सो मच, वी रियली अप्रिशिएट इट. थैंक यू. So thank you very much सरफराज. थैंक यू ऑल दी सारे एनजे पार्टनर्स जो हैं हमारे, और एनजे वेल्थ की पूरी टीम है, और सरफराज जो है उनके लीडर. इनका आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी. सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और सारे हमारे जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इनके साथ बात करने का मौका दिया. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी. टुडे वी आर हियर टू डिस्कस ये जो मार्केट का अभी जो माहौल है, ये मैं समझ सकता हूँ कि जितने भी निवेशक हैं, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए ये एक ऐसा माहौल है जहाँ पे एवरीबडी हैज़ टू रिव्यू व्हाट इज़ हैपनिंग. मतलब मार्केट में क्या हो रहा है, हमारे पोर्टफोलियोज में क्या हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ी समझ लेने का और रिव्यू करने का ये मौका है. तो और यहाँ पे आज मैं जो भी बात करूँगा आप लोगों से, वो केवल एक म्यूचुअल फंड कंपनी के सीईओ या एक मार्केट के पार्टिसिपेंट के तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम ऑल्सो स्पीकिंग टू यू. एक इन्वेस्टर के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जब से मैं मार्केट में हूँ 20 साल से, तब से मैं खुद भी म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ. इनफैक्ट अभी 10-15 दिन पहले मिंट न्यूज़पेपर में एक स्टोरी आई थी जहाँ पे मुझे पूछा गया था कि मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, किस तरीके का है. तो अगर आपको समय मिलेगा तो कभी देखिएगा आप, आपको समझ में आएगा कि मैं केवल एक म्यूचुअल फंड सीईओ या मार्केट पार्टिसिपेंट के तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ. अगर आप वो मिंट न्यूज़पेपर का इंटरनेट पे लिंक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा खुद का भी 97% पोर्टफोलियो इक्विटी में है. और ये आज का माहौल नहीं है, ये हमेशा से ऐसा है, क्योंकि हमेशा से मेरी एक तरीके की बिलीफ है. और ये केवल मेरी बिलीफ भी नहीं है, मेरी जो कंपनी है मोतीलाल ओसवाल 35 साल पुरानी कंपनी है, और हमारे यहाँ पे भी यही बिलीफ और यही चलन है
शायद कई लोगों को नहीं पता होगा कि हम जब 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ रुपया इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियोज में जो मैनेज करते हैं, करीब करीब उसमें 2,500 करोड़ हमारा खुद का, मेरी कंपनी का, हमारे जो फाउंडर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, हमारी जो ग्रुप कंपनीज हैं, हम सबका पैसा लगा हुआ है। और ये भी मैं एक थियोरेटिकली म्यूचुअल फंड सीईओ की तरह नहीं बोल रहा हूँ आपको, ये चीज भी एक्चुअली अखबार में छपी है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्टेड कंपनी है, और एक लिस्टेड कंपनी के जो फाइनेंशियल्स होते हैं आप सब जानते हैं, ये सब अखबार में छपता है। तो इस बार जब मार्च एंड का मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का जो रिजल्ट आया, तो उसमें भी यही आया था कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह जो है वो तो है, लेकिन कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो बाजार के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी गिरी है, ये सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी बाजार में अखबारों में भी कवर हुआ है। तो ये सब बैकग्राउंड देने का कारण ये है कि मैं आपसे ऐसे थियोरेटिकली, कई बार क्या होता है कि हम आते हैं भाषण देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जिनसे बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए समझना ये ज़रूरी है कि हम खुद अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, और हम अपने पैसे को जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं उसी तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके की हमारी सोच है और क्या हम समझते हैं लोगों ने एक्चुअली करना चाहिए। सो 2 या 3 चीजें मैं पहले पहले स्पष्ट कर देता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि क्या होता है कई बार हम प्रेजेंटेशन देते हैं, भाषण देते हैं, उसमें एंड में कंक्लूजन में मेन पॉइंट क्या है वो छूट नहीं जाना चाहिए। इसलिए पहले पहले मैं सीधे सीधे 2-3 चीजें बोल देता हूँ अपने सारे निवेशकों को, क्योंकि स्ट्रेट बात करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, ये जो मार्केट का माहौल है, इसमें जैसे मार्च के महीने में काफी भारी गिरावट आई, अप्रैल और मई के महीने में थोड़ी थोड़ी रिकवरी हो रही है, लेकिन जो रिकवरी हुई है वो गिरावट के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है कि पहले अगर 100 रुपए का 70 हो जाता है और फिर 70 का 80 होता है, तो इससे कोई किसी को कोई बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलता नहीं है। लेकिन 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, इक्विटी मार्केट में अगर आप अच्छे समय पे निवेश करेंगे और बुरे समय में घबरा जाएंगे तो आपका कभी पैसा नहीं बनेगा। ये चीज को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कई लोग जो इक्विटी मार्केट में जो निवेश करते हैं, जैसे इक्विटी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की जो इंडस्ट्री है, हमारे जो एसआईपीज हैं, खुशी खुशी काफी लोग जुड़े हैं 2017-2018 में। और क्या है कि 2017 में अगर आपने निवेश करना शुरू किया है या 2018 में अगर आपने निवेश करना शुरू किया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके पहले के जो साल थे उसका जो भी आपको रिपोर्ट कार्ड दिखेगा या आपको जो ब्रोशर दिखेगा या जो आपको आप एनालिसिस करेंगे, जो जो डाटा उसका दिखेगा, जाहिर सी बात है कि 2017-2018 में अगर आप पिछले वर्षों का डेटा देखेंगे तो वो अच्छा दिखेगा आपको। लेकिन मार्च 2020 में जिस तरीके की गिरावट आई है, इस गिरावट के बाद अगर आप पिछले 3 साल पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे तो वो आपको खराब ही दिखेगा। अब कई बार मैंने क्या देखा, जैसे 20 साल में इस तरीके के 3-4 ऊंच नीच के साइकिल मैंने देख लिए, उतने ही ऊंच नीच सरफराज भाई ने भी देख लिए, और हम सबने देखा है कि ये हर हर 5-7 साल में एक बार इस तरीके का माहौल बनता है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें अभी मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा, काफी डेटा और इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन और डेटा से जो चीज निकल के आएगी वो मैं आपको पहले ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में बोल देता हूँ, और ये कितना भी अच्छा लगे कितना भी खराब लगे इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि अगर अच्छे समय में इन्वेस्ट करेंगे और खराब समय में हाथ खींच लेंगे, या अच्छे समय में इन्वेस्ट करेंगे और खराब समय में डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो इक्विटी में कभी पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि इक्विटी मार्केट में जो पैसा है वो पैसा, हमको लगता है कि पैसा अच्छे समय में बनता है, एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू। पैसा हमेशा खराब समय में बनता है, ये आप याद रखिएगा। पैसा क्यों खराब समय में बनता है? क्योंकि जब आप खराब समय में निवेश करते हो तो अच्छे समय में उसका रिपोर्ट कार्ड आपको अच्छा दिखता है। अगर आप अच्छे समय में निवेश करेंगे और खराब समय में उसका रिपोर्ट कार्ड निकालने को बैठेंगे तो कभी आपका पैसा नहीं बनेगा। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अच्छे समय में तो इन्वेस्ट करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन खराब समय में जब हम डटे रहते हैं, अननेसेसरीली साइकोलॉजिकली घबराते नहीं है, ये सब चीजें जब रखते हैं, जब अपना जो अपना डिसीजन मेकिंग जो है उसको स्ट्रांग रखते हैं, और रॉन्ग टाइम पे अगर पैनिक नहीं करते हैं, तभी अच्छे समय में पैसा बनता है। अच्छे समय में पैसा लगाने से पैसा नहीं बनता है, खराब समय में पैसा लगाने से पैसा बनता है। और मोर इंपॉर्टेंट, अच्छे और खराब की भी बात नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करने से पैसा बनता है।
अच्छे समय में कर लिया, खराब समय में हाथ रोक लिया, इस तरीके का इनकंसिस्टेंट बिहेवियर अगर करेंगे तो इक्विटी में पैसा नहीं बनता है। सो ये कुछ बेसिक थॉट्स है। इसके बाद में अभी का जो मार्केट का माहौल है, निवेशकों का क्या एक्सपीरियंस है, इसके बारे में थोड़ी चीजें आपको बताता हूँ। और जैसे सरफराज भाई ने बताया, लास्ट में हम इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अभी का जो मार्केट का माहौल है, इसमें हम 3 चीजों से डील कर रहे हैं। पहली चीज क्या है, एक तो है ये वायरस। दूसरी चीज क्या है कि ये जो वायरस है, वायरस का जो स्प्रेड है, टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द वायरस वी आर गोइंग थ्रू अ लॉकडाउन। ऑब्वियसली जब लॉकडाउन है तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, काफी चीजों पे बाधाएं लग गई हैं। सो एक है वायरस, दूसरा है वायरस का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, क्योंकि वायरस को रोकने के लिए हम ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वायरस का एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। सो वी आर डीलिंग विद 3 थिंग्स। फर्स्ट, वी आर डीलिंग विद वायरस। सेकेंड, वी आर डीलिंग विद लॉकडाउन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वायरस। एंड थर्ड थिंग वी आर डीलिंग इज द स्टॉक मार्केट। अब क्या ये तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड है, लेकिन ये तीनों चीजें साथ साथ में नहीं चलती है। इसका एक आपको उदाहरण देता हूं मैं। जैसे 23 मार्च से हमारे यहाँ पे देयर इज अ लॉकडाउन, और 23 मार्च को जब ये लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई थी, तो लोगों का ऐसा मानना था कि हमने बहुत जल्दी अनाउंसमेंट कर दिया, क्योंकि 23 मार्च को करीब करीब वी हैड ओनली 500 इन्फेक्शंस और 500 केसेस ऑफ कोरोना वायरस। तो 500 केस थे, कोई बहुत ज्यादा फेटालिटीज या कैजुअलिटीज भी नहीं थी, और लॉकडाउन की तो जस्ट शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर अब मार्केट को, तो ये वायरस का सिनेरियो है और ये लॉकडाउन का सिनेरियो है कि वायरस 500 लोगों तक पहुंचा था और लॉकडाउन 23 मार्च को स्टार्ट हुआ। लेकिन तभी शेयर बाजार का क्या सिचुएशन था, वो जरा देखिए आप। शेयर बाजार 12,400 के इंडेक्स पे था फरवरी में। 5 मार्च या 10 मार्च के बीच में भी शेयर बाजार का निफ्टी जो था वो 11,300 11,400 के आसपास था। मतलब क्या है कि मार्च के हम मिड पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग, मतलब सेकेंड वीक, 5 मार्च 10 मार्च इस रेंज में आ गए हम। तब तक तो निफ्टी 11,300 या 11,400 पे था। लेकिन वहां से 11,000 से 23 मार्च को हमने देखा 7,600। तो बोलने का क्या मतलब है कि 23 मार्च को तो वायरस के 500 केस थे और 23 मार्च को तो लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। लेकिन लॉकडाउन शुरू होने से पहले निफ्टी जो है वो 12,400 से हमको 7,600 पे, मतलब करीब करीब 38 to 40% डाउन देखने को मिला। और दूसरी जो बात ये है, जो पहले भी मैंने आपको बताया, कि पहले लॉकडाउन शुरू होने से पहले और वायरस के फैलने से पहले वी वर ऑलरेडी 40% डाउन। लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और जब से वायरस फैलने लगा है, तब से तो हम एक्चुअली 20 से 22% ऊपर आ गए हैं। मतलब 7,600 का हमने एक बार तो 9,800 भी देखा, लेकिन 9,100 9,200 उस तरीके का लेवल है। तो कम से कम 20% हम एक्चुअली रिकवर किए हैं लॉकडाउन शुरू होने के बाद। तो ये क्यों हो रहा है, इससे आपको एक चीज ये समझ में आएगी कि ये इंडिया को लेकर के नहीं हुआ है। क्योंकि इंडिया में तो जब वायरस फैला भी नहीं था, उसके पहले ही मार्केट में भारी करेक्शन आ गई। तो यहाँ पे हमको समझना चाहिए एक चीज, जो मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाता हूं, उस पर जरा आप ध्यान दीजिएगा। सरफराज, यू कैन सी द चार्ट। Yes, Ashish, that is visible. यस। सो अगर ये चार्ट आप देखते हैं, मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज इसमें समझाता हूँ। कई बार क्या होता है कि ये जो चार्ट्स है, डाटा है, ये सब चीजें कंफ्यूजिंग होती है, काफी लोग पसंद नहीं करते हैं इसको। लेकिन जितना सिंपल तरीके से हो सके मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि क्या है कि इस तरीके का जब मार्केट में माहौल होता है तो थोड़ा बहुत उसके पीछे का जो इन सब का हमारे लिए मतलब क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो थोड़ा समझना जरूरी होता है। तो ये चार्ट में हमको 2 चीजें दिखेंगी। कई जो हमारे निवेशक है वो पिछले थोड़े सालों में जुड़े हैं हमारे साथ, उनको शायद पूरी हिस्ट्री नहीं पता होगी, लेकिन मैं ये चार्ट के द्वारा 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी मार्केट का माहौल है, ये कई बार क्या होता है, जब आप इंग्लिश में लोगों को सुनते हैं वो बोलते हैं दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। मतलब अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, मतलब ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये शेयर बाजार का चलन है, ऐसा बहुत बार पहले भी हुआ है, और उसी का मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो चार्ट है इसमें 2 तरीके का डेटा है। एक तो आपको ब्लू कलर के लाइंस दिख रहे हैं, यू कैन सी ब्लू बार्स, एंड देन देयर आर रेड बार्स।
अब इसमें इंडिया जो है उसको एक अलग ब्लू के शेड में, स्काई ब्लू में रखा गया है, और यहाँ पे इंडिया का जो दूसरा है वो ऑरेंज है. सो ओनली इंडिया इज इन डिफरेंट कलर्स, बट एक्चुअली दिस चार्ट इज ब्लू एंड रेड. और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए रशिया, फिर इमर्जिंग मार्केट, ये अपना चाइना, इंडिया का निफ्टी, फ्रांस, जर्मनी. तो ये डेटा क्या दिखा रहा है आपको कि दुनिया भर के जितने भी मेन कंट्रीज हैं, हर कंट्री का शेयर बाजार का जो इंडेक्स है उसका ये डेटा है. अच्छा, इंडेक्स जो है उसमें क्या डेटा है, दो तरीके का डेटा है. एक ये है कि जब 2008 में वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जिसको हम बोलते हैं, जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, ये डेटा क्या बताता है कि 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, वो आपको तो सबको पता ही है कि अमेरिका में हुआ था. कई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे बेयर स्टर्न्स है, लेमन ब्रदर्स हैं, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. ये सब संस्थाएं एक तरीके से तकलीफ में आ गई थी और काफी बंद हो गई एक्चुअली. सो लेमन ब्रदर्स डिफॉल्टेड, इट कोलैप्स्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट ए फाइनेंशियल सिस्टम केम इनटू डेंजर, और पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में एक तरीके का करेक्शन आया. इंडिया में भी मार्केट में गिरावट आई. तो ग्लोबली जो इक्विटी मार्केट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. किस तरीके से कनेक्टेड है, आर्थिक व्यवस्था में कम कनेक्शन है, लेकिन शेयर बाजार कनेक्टेड है. शेयर बाजार क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि इक्विटी का जो मार्केट है, शेयर बाजार का जो मार्केट है, इसको बोलते हैं जैसे एक इंटरकनेक्टेड, मतलब ग्लोबल मार्केट है. अमेरिकन लोग इंडिया में पैसा डालते हैं, यूरोपियन लोग इंडिया में पैसा डालते हैं. अच्छा, इंडिया वाले लोग ज्यादा पैसा बाहर नहीं डालते हैं, लेकिन ये जो यूरोपियंस और अमेरिकन हैं, या चाइनीज हैं, या हांगकांग वाले हैं, साउथ कोरिया वाले हैं, ये काफी जो है, जैसे ब्रिटिश लोग हैं वो यूएस में पैसा लगाते हैं, अमेरिकन लोग जापान में पैसा लगाते हैं, जापानी लोग इंडिया में पैसा लगाते हैं. सो निवेश जो है ग्लोबली, जहां पे भी जिस आर्थिक व्यवस्था में भी ग्रोथ नजर आती है, जहां पे भी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, ग्लोबली शेयर बाजार के जो लोग हैं वो हर जगह, हर अलग अलग कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं. अच्छा, इंडिया में थोड़ी बहुत रोक टोक है, इसलिए इंडियन लोग ज्यादा फॉरेन में इन्वेस्ट करते नहीं है. अलाउड है लेकिन ज्यादा करते नहीं है. लेकिन इंटरनेशनली जितने भी मार्केट्स है, जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये सब के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है. ये लोग एक साथ अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं. ऊपर से आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कई सारे ऐसे फंड्स हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, बॉस्टन से, या ज्यूरिक से, या स्विट्जरलैंड, कई अलग अलग कंट्रीज से, या मॉरिशस से भी, कई ऐसे फंड्स हैं जो एक फंड होता है लेकिन दुनिया भर के हर कंट्री में पैसा लगाता है. अगर आप समझो यूएस में है, तो यू कैन इन्वेस्ट इनटू अ ग्लोबल फंड, एंड दैट ग्लोबल फंड विल इन्वेस्ट इन ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड. अगर आप यूएस में या यूरोप में है, तो आप एक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड में पैसा लगाते हैं, जिसका मतलब कि इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्रीज में ऑटोमेटिकली पैसा आपका लग जाता है. सो जब भी एक तरीके का ग्लोबली, जब भी मतलब पूरे विश्व में जब एक तरीके का आर्थिक व्यवस्था पे कोई हानि पहुंचती है, या ग्लोबली इफ देयर इज सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, व्हाट दिस डेटा, ये चार्ट आपको क्या बताता है कि सारे के सारे मार्केट में गिरावट है. अगर आप देखिए ये ब्लू कलर के जितने भी बार्स हैं, ये ब्लू कलर के बार्स अगर आप देखेंगे, आपको क्या समझ में आएगा कि जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो भले फाइनेंशियल क्राइसिस यूएस में हुआ, लेकिन दुनिया भर में जितने भी मार्केट है, आप ब्लू कलर के बार देखिए, आपको क्या समझ में आएगा कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस भले यूएस में हुआ, लेकिन जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो दुनिया भर के जितने भी शेयर बाजार है, सब में 45 से 60% की गिरावट आई. ठीक है. अच्छा, अभी आप दो, ये रेड और ऑरेंज जो है वो क्या दिखाता है, ब्लू वाला जो है वो 2008 का आपको सिचुएशन दिखा रहा है, और जो रेड वाला है वो आपको 2020 का सिचुएशन दिखा रहा है. अब ये 2020 वाले में क्या दिखा रहा है आपको, कि जब ये कोरोना क्राइसिस शुरू हुआ, तो चाहे आप कोरिया हो, ताइवान हो, कोरिया एंड ताइवान हैव कंट्रोल ऑन द वायरस. यूएस एंड यूरोप, they don't seem to have any control on the virus. And India, we are not as good as Korea or Taiwan, but definitely we are not as bad as US or Europe. So what does this data show? कि 2020 का जो कोरोना क्राइसिस हुआ, इसमें चाहे आप कोरिया हो या ताइवान हो, चाहे आप यूएस हो या यूरोप हो, चाहे आप इंडिया हो, मोटा मोटी हर कंट्री का मार्केट 25 से 35% या 30 से 40% गिरा है. सो ये डेटा क्यों मैं आपको दिखा रहा हूं, टू टेल यू 2 or 3 things. First thing is that internationally equity markets are connected. और जब इस तरीके का ग्लोबली जब फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, तो थोड़े समय के लिए सब मार्केट एक साथ ही मूवमेंट आपको दिखाते हैं, मतलब दे बिकम कोरिलेटेड. सेकेंड थिंग, अब मैं ये ग्राफ हटाता हूं यहां से. सेकेंड थिंग ये देखने वाली बात है कि जब भी
इस तरीके की गिरावट आती है हमारे पोर्टफोलियोज में, या इस तरीके का ऊंच नीच एनएवीज में अप डाउन आती है, तो जाहिर सी बात है हम सब सोचने लगते हैं, वी ऑल स्टार्ट थिंकिंग दैट एम आई इन द राइट पोर्टफोलियो, क्या मैं सही पोर्टफोलियो में हूं, एम आई इन द राइट सेक्टर्स, क्या मेरे पोर्टफोलियो में जो सेक्टर्स हैं या स्कीम्स हैं या फंड्स हैं या स्टॉक्स है, क्या मेरा एसेट एलोकेशन सही है, क्या मेरे स्टॉक्स और पोर्टफोलियो सही है, क्या मेरे एडवाइजर ने मुझे सही एडवाइस दी है या नहीं है। इस तरीके के काफी ख्याल हमारे माइंड में आने लगते हैं। अगर आप वो चार्ट को ध्यान से देखिएगा, आपको क्या समझ में आएगा, इट्स नॉट दैट समबडी इज वेकिंग अप इन द मॉर्निंग एंड डिसाइडिंग कि भाई इंडिया का मार्केट खराब है, ये 4-2 फंड खराब है, तो यहां से हमको निकलना है। It's not that way. It's not, this is what the data actually shows. Okay, this is not about your portfolio or my portfolio. This is not about X sector or ABC sector or PQR sector. This is not about this stock or that stock. कुछ कम गिरा, कुछ ज्यादा गिरा, ultimately everything has fallen. और दूसरी बात, this is not about India. Practically almost all markets in the world have fallen almost at the same level. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अभी का जो माहौल है, ये माहौल को देख करके आप रिएक्ट मत करिए, क्योंकि ये केवल आपके पोर्टफोलियो, देखिए क्या है कि अगर सबके पोर्टफोलियो अच्छे चल रहे हैं और आपके पोर्टफोलियो में नुकसान हो गया, तब तो आपको जरूर सोचना चाहिए कि भाई मेरे एडवाइजर ने मुझे क्या बता दिया, मेरे पोर्टफोलियो में क्या गलत हो गया। अगर केवल इंडिया का मार्केट गिरता है और वर्ल्ड के सारे मार्केट ऊपर जाते हैं, तब भी हमको सोचना चाहिए कि भाई क्या बात है, हमारे पे ये जो कोरोना वायरस है, क्या हमारे पे इसका दुनिया भर से ज्यादा असर है क्या कम असर है, ऐसा है कुछ। सो वी कैन थिंक अबाउट दिस थिंग्स इफ आवर पोर्टफोलियो इज बिहेविंग डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट इफ ऑल पोर्टफोलियोज हैव फॉलन, देन हाउ मच यू कैन टिंकर विथ योर ओन पोर्टफोलियो, राइट। अगर सारे के सारे ग्लोबली इफ ऑल द इक्विटी मार्केट्स फॉल और कुछ कम कुछ ज्यादा करके सारे के सारे पोर्टफोलियोज में फॉल आती है, तो हम अपने पोर्टफोलियो में टिंकरिंग करने से कितना हमको परिणाम या उसमें से रिजल्ट मिल जाएगा, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, दूसरी चीज हमको ये सोचनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 2008 में भी इस तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। 2008 में तो हर कोई मार्केट उतना ही गिरा था, 40% 50% इस तरीके का। तो जब 2008 में सारे के सारे मार्केट गिरे, तो किस तरीके का उसके बाद व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, ये भी हमको एक्चुअली सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो उसके बारे में मैं एक आपको यहाँ पे डेटा दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे I'll wait for like few seconds for the chart to load. Now is it visible, Sarfraz? Yes, आशीष। ओके, अभी ये जो चार्ट है, ये आपको देखिए, इसमें भी रेड बार है और ब्लू बार है। जो रेड है इसका क्या मतलब है कि ये चार्ट क्या दिखाता है आपको, इक्विटी इनफ्लोज, मतलब पूरे दुनिया भर के जो फॉरेनर्स हैं, क्योंकि आप शायद जानते नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा जो शेयर बाजार है, शेयर बाजार की जो टोटल वैल्यू है, इसमें से 50 से 55% तो जो वैल्यू है, 50 से 55% वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कंपनियों के मालिक और प्रमोटर्स हैं, उनके पास है। द प्रमोटर्स ऑफ कंपनीज, दे ओन बल्क ऑफ द स्टॉक मार्केट। जो फॉरेनर्स हैं, 1991 से फॉरेनर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में इनको ग्रोथ दिखता है, काफी अच्छी कंपनियां मिलती हैं, तो 1991 से फॉरेनर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फॉरेनर्स जो हैं, दे ओन मोर देन 25% ऑफ अवर टोटल मार्केट। और आप समझ सकते हैं कि 50-55% जो गवर्नमेंट का या प्रमोटर्स का है, उसमें तो ट्रेडिंग होती नहीं है, वो तो ओनर है या मालिक है, इसलिए वो उनके पास पड़ा रहता है। तो बाकी का जो 40-45% जो है, उसी में ट्रेडिंग होती है। और वो जो 45% है, उसका लगभग आप समझिए कि 40% इज ओन्ड बाय फॉरेनर्स। सो फॉरेनर्स की मूवमेंट क्या होती है, इससे शॉर्ट टर्म में, लंबे असर में तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में फॉरेनर्स की जो इनफ्लो आउटफ्लो होती है, उससे बाजार में ऊंच नीच होती है। जैसे अभी भी हम ये जो मार्केट में फॉल हुई है, तो आपने शायद पढ़ा होगा कि 9 से 10 बिलियन डॉलर मार्च के महीने में 9 से 10 बिलियन डॉलर फॉरेनर्स का हमारे शेयर बाजार से निकला। उस समय गिरावट आई थी, और अप्रैल में जब स्टेबलाइज हो गया, तब आपने देखा है कि मार्केट में काफी रिकवरी भी आ रही है अभी। तो पिछली बार 2008 में जब इस तरीके का माहौल हुआ था, तब क्या हुआ, ये हमको एक्चुअली समझना चाहिए। देखिए, ये जो यहाँ पे रेड कलर का डेटा है, जहाँ पे ये माउस में रख रहा हूं, रेड कलर का जो डेटा है, वो क्या बताता है कि 2008 में 12 बिलियन डॉलर इंडिया में से बाहर निकला।
अब ये क्या होता है, जैसा मैंने पहले भी आपको चार्ट बताया कि जब पैनिक होता है तो कोई ये नहीं देखता है कि कौन से कंट्री में कितना असर है। जब लोगों को इक्विटी से पैसा वापस खींचना है, समझिए कि ये मार्च 2020 में मुझे पता है कि पूरे वर्ल्ड की, विश्व भर की जितने इक्विटी मार्केट्स हैं, अक्रॉस ऑल इक्विटी मार्केट्स देयर वाज अ टोटल आउटफ्लो ऑफ 100 बिलियन यूएस डॉलर्स. So when there is 100 billion US dollars of outflow, it is quite natural that 8-9 billion dollars will go out of India. So 2008 का जो माहौल था उसमें इंडिया से ज्यादा पैसा निकला था, मतलब 2008 में 12 बिलियन डॉलर इंडिया से निकल गया। अच्छा, आप समझने वाली बात क्या है, जैसा मैंने पहले बताया कि व्हेन देयर इज पैनिक देन पीपल आर विड्रॉइंग फ्रॉम एवरीवेयर। और जब पैनिक होता है तो लोग ये नहीं देख रहे कि कहां से निकल रहा है, क्या निकल रहा है। फर्ज कीजिए कि एक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड है जिसके द्वारा लोगों का पैसा लगा है ब्राजील में, इंडिया में, चाइना में। अब वो जब ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट से $100 निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली, बिकॉज इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट, ऑटोमेटिकली इंडिया से भी $10 बिलियन निकल जाएगा। when people remove 100 billion dollar from, let us say, a global equity fund, so $3-4 इंडिया से भी निकल जाएगा। so what we should keep in mind is that कि जब पैनिक होता है, जैसा मैंने पहले भी समझाया, it's not that somebody is waking up in the morning and deciding that India is a bad market, let us get out. It is basically that when there is panic, people lose their ability to differentiate good versus bad. People lose their ability to be discerning about what should be done, what should not be done. बट जाहिर सी बात है कभी न कभी तो पैनिक खत्म होता है। तो जब पैनिक खत्म होता है तो 3-4 चीजें लोगों के जहन में आती है, जैसा मैं आपको अभी समझाता हूं कि ये जो कोरोना वायरस हुआ इसकी वजह से क्या हुआ, दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट काट दिए गए, लिक्विडिटी बढ़ गई। अच्छा, इंडिया में काफी बोरोइंग बाहर से होती है, काफी फॉरेन कैपिटल भी आती है। तो अल्टीमेटली जब मामला ठंडा पड़ेगा, व्हेन द डस्ट सेटल्स, व्हाट विल पीपल रियलाइज दैट व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो एंड लिक्विडिटी इज वेरी हाई, तो इंडिया में काफी पैसा आ सकता है। जैसा आप देखिए 2009-2010 में आपको ये डेटा में क्या दिख रहा है कि 2008 में तो $12 बिलियन निकल गया। अच्छा, वो निकला, मार्केट भी गिरी। लेकिन 2009 और 2010 में आप देखिए क्या हुआ, जब पूरे वर्ल्ड में एक तरीके का रिसेशनरी ट्रेंड आया, यूएस इकोनॉमी में नुकसान हुआ, दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट को जीरो कर दिया गया, लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई, तब भी आपको याद होगा तेल के दाम गिर गए, मेटल्स के दाम गिर गए, कमोडिटीज के दाम गिर गए, तभी भी इस तरीके का माहौल बना था। तो 2008 में जब निकला तब तो $12 बिलियन निकला, लेकिन 2009 और 2010 में आप देखिए कितना, $48 बिलियन वापस आ गया। अच्छा, उसके बाद आप देखिए जैसे 2015, 16, 17, 18 जब यूएस इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी, उनकी आर्थिक व्यवस्था में काफी बढ़त थी, उनका शेयर बाजार भी अच्छा कर रहा था, वो एक्चुअली इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे और लिक्विडिटी को कम करा रहे थे, तब आप देखिए इंडिया में पैसा आना बंद हो गया, या बहुत कम आया या तो कई बार नेगेटिव हो गया। लेकिन 2009-2010 में जब ये 2020 के तरीके का जब माहौल था, तब आप देखिए क्या हुआ, वहां पे इंटरेस्ट रेट घट गए, लिक्विडिटी बढ़ गई, उनकी आर्थिक व्यवस्था में एक तरीके से मंदी आ गई, तेल और कमोडिटी के दाम गिर गए, तो आप देखिए इंडिया में कितना पैसा आया, $48 बिलियन। सो व्हाट यू शुड कीप इन माइंड इज दैट different countries will have different impact of this कोरोना वायरस। अब आप IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरीके की जो विश्व भर की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनका प्रोजेक्शन देखते हैं तो ये लोग क्या बताते हैं कि भाई इंडिया में 4 से 5% का ग्रोथ हो रहा था, वो अब शायद 0 होगा, -1 होगा, +1 होगा, +2 होगा, इस तरीके का ग्रोथ होगा। लेकिन यूएस और यूरोप वगैरह की ये लोग जब बात करते हैं तब ये क्या बताते हैं कि भाई इनका -10% हो जाएगा, -12% हो जाएगा, रिसेशन हो जाएगा, इस तरीके की बात बताते हैं। तो ये इस तरीके का डिफरेंट क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? सीधी सी बात है कि अगर आप इंडिया का कंपैरिजन देखते हैं तो हमारी पर कैपिटा इनकम है $2000 की। ये $2000 में से आप और हम $1400-1500 तो रोटी कपड़ा मकान का खर्चा है। आप देखिए इंडिया में अभी लॉकडाउन है, लेकिन जब लॉकडाउन है तब भी आप देखिए जो रोजमर्रा की चीजें, वॉट एवर डेली रिक्वायरमेंट वी हैव, लाइक FMCG गुड्स है, फूड आइटम्स है, ग्रोसरी है, मिल्क है, ब्रेड है, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर है, उसको लेकर के जो पूरी अलाइड एक्टिविटीज हैं, उसकी पूरी लॉजिस्टिक्स है, बैंकें हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, काफी सारी चीजें तो चालू है। क्योंकि लॉकडाउन जब हम करते हैं तो हमारे जैसे कंट्री जहां पे काफी लोगों का जो स्पेंडिंग है वो तो बहुत बेसिक स्पेंडिंग है, हमारा जो स्पेंडिंग है सबसे ज्यादा तो रोटी कपड़ा मकान पे ही है। तो जब आप लॉकडाउन करते भी हैं तो कितना लॉकडाउन आप कर लेंगे? लेकिन आप अमेरिका, यूरोप वगैरह देखिए,
जैसे अमेरिका की पर कैपिटा इनकम है $60,000। अब $60,000 आप में से कई लोग अमेरिका यूरोप घूमने भी जाते होंगे, तो आपने देखा होगा नॉर्मली व्हाट वी से इज दैट देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। सो इट्स लाइक दिस कि जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है वो लोग अगर खर्चा करते ही कम है, तो जब इस तरीके का माहौल होगा तो उनका खर्चा कितना गिरा पाएंगे वो। और जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, जिसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम भी हाई है और डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग भी जिनकी बहुत हाई है, जब इस तरीके का लॉकडाउन होता है तो उनकी स्पेंडिंग ज्यादा गिरेगी। भाई हमारे से ज्यादा स्पेंड कर रहे थे तो गिरेगा भी ज्यादा ना। जैसे आप जानते हैं कि अगर आप यूरोप यूएस वगैरह जाते हैं तो इनकी काफी सारी इकोनॉमी तो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। अच्छा, अभी टूरिज्म बिल्कुल बंद है, तो इनकी इनकम पे आप सोचिए कितना बड़ा असर पड़ेगा। आप जैसे दुबई जाते हैं तो ज्यादातर तो टूरिज्म पे डिपेंड करता है, दुबई का आधा पॉपुलेशन तो टूरिस्ट होता है। सो वेस्टर्न वर्ल्ड वेयर डिस्पोजेबल इनकम इज हायर, डिस्क्रेशनरी स्पेंड इज हायर, इसका क्या मतलब है? high value consumption, bigger automobiles, lot of travel, lot of tourism, media consumption, entertainment, sports, hundreds of $1 million तो इनकी वो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन और नेशनल फुटबॉल लीग और नेशनल हॉकी और ये सब तरीके का यूएस यूरोप में यूरोपियन प्रीमियर लीग और ये सब स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मीडिया, हाई वैल्यू कंजम्पशन, बिगर ऑटोमोबाइल्स, ईटिंग आउटसाइड, रेस्टोरेंट कल्चर, ये सब चीजों पे इनका हमारे से बहुत ज्यादा स्पेंड है। सो ऑब्वियसली जब ये मामला ठंडा पड़ेगा, अभी क्या है, एक बार जब पैनिक हुआ तब तो हर जगह पे सेलिंग आई है, हर एक मार्केट उतनी गिरी है। जब ये मामला ठंडा पड़ेगा तब लोगों को समझ में आएगा कि भाई अलग अलग कंट्रियों की अलग अलग आर्थिक व्यवस्था होती है, हर एक पे इसका अलग असर पड़ता है। मामला जब ठंडा पड़ेगा तो आप देखिए पास्ट में क्या हुआ है, जितना पैसा निकला उससे 4 गुना वापस आया। क्योंकि अल्टीमेटली हमारी ग्रोथ 4% के बजाय 1% हो जाएगी तो बहुत खराब है। लेकिन when the whole world is comparing, they are always comparing on a relative basis। relative basis का क्या मतलब है कि भाई जब दुनिया में 1-2% की ग्रोथ थी तो हमारी 5% ग्रोथ थी, अब दुनिया में -5 -10 हो जाएगा तो हमारी 2% ग्रोथ आ जाएगी या 1% आ जाएगी। सो पीपल आर गोइंग टू कंपेयर ऑन अ रिलेटिव बेसिस। सेकेंड थिंग, सब हमेशा यही इन्वेस्टमेंट में कंपैरिजन होता है कि भाई ये जो भी हुआ है इसमें किसका कितना नुकसान हुआ, किसका कितना फायदा हुआ, आगे जाके कहाँ पे इंप्रूवमेंट आएगी, उसको देख करके लोग अपना एलोकेशन बनाते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट अभी पिछले 20-25 मिनट में जो मैंने बताया उसको एक बार मैं समअप करता हूं कि हमारे यहाँ पे लॉकडाउन और वायरस की शुरुआत से पहले मार्केट 40% गिर गया, फिर तो 20% रिकवरी आई। इसका क्या मतलब है कि ये जो गिरावट आई है वो हमारे सिचुएशन को देख करके, ओरिजिनली हमारे सिचुएशन को देख करके गिरावट नहीं आई थी। ओरिजिनली जो गिरावट आई है वो पूरे वर्ल्ड के हर मार्केट में आई है। और पूरे वर्ल्ड के हर मार्केट में क्यों गिरावट आती है? क्योंकि सारे के सारे जो फॉरेन फ्लोज हैं ये एक तरीके से कोरिलेटेड हैं। एक डायरेक्शन में जब पैनिक होता है तो पीपल लूज देयर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, इट ऑल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। अल्टीमेटली जब मामला ठंडा पड़ेगा, व्हेन द डस्ट सेटल्स, वी विल गेट बैक। जितना फॉरेन की वजह से गिरावट हुई है वो तो क्या है कि जब मामला ठंडा पड़ेगा जितना पैसा गया है उससे ज्यादा ही हमको एक्चुअली वापस आएगा। So to the extent that the fall is because of foreign money, we should not worry that money which has gone out will eventually come back, because it all depends on a relative comparison of all markets around the world. This is the first lesson you should always keep in mind, that never sell because foreigners are selling. You should know why the market has fallen. If it has fallen because foreigners are selling, that is a time you should never ever panic, because they have gone out, they will actually come back, and they go out for their reasons, not because of our country. So that is one thing you should always keep in mind. Okay, now second important point कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है इस पे ऐसा नहीं है कि असर नहीं पड़ता है, असर तो पड़ता है, लेकिन जैसा मैंने बताया अलग अलग सेक्टर्स पे अलग असर पड़ता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे अगर हम देखते हैं एयरलाइंस हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इन सब चीजों पे असर पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखिए कि किसी कंपनी के 200 एयरक्राफ्ट हैं, वो सारे के सारे एयरक्राफ्ट अभी एयरपोर्ट पे पड़े हैं। जब वो एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पे पड़े, जैसे हमारे जैसे लोग महीने में 2-3 बार दिल्ली वगैरह जाते हैं, तो अभी हम घर पे बैठे हैं 2 महीने से, अगर हम ट्रैवल नहीं करेंगे तो इस बार हम दिल्ली नहीं जाएंगे या हम होटल में नहीं रहेंगे। अब ये 2 महीने जो निकल गए वो वापस आएंगे नहीं। So there are certain sectors where there is a demand destruction, and the demand which is lost, it will not come back, because these 2 months they are not going to come back.
बट कई सेक्टर ऐसे होते हैं, जैसे आप ऑटोमोबाइल्स ले लीजिए या वाइट गुड्स ले लीजिए, ये सब सेक्टर ऐसे हैं जिसमें डिमांड की केवल पोस्टपोनमेंट होती है, डिमांड की डिस्ट्रक्शन नहीं होती है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऑटोमोबाइल्स का आप एग्जांपल लीजिए, फोर व्हीलर्स हैं, कार्स हैं। तो कार्स का चलन ऐसा है कि अगर 100 गाड़ियां बिकती हैं तो 50 गाड़ियां एग्जिस्टिंग जो कार ओनर है वो रिप्लेसमेंट करते हैं, और केवल 50 गाड़ियां ऐसी होती है जो फर्स्ट टाइम बायर बाइंग कर रहा है। और ऑन एन एवरेज ऐसा हमारा स्टैटिस्टिक है हमारे कंट्री का कि 4 से 4.5 साल में गाड़ी रिप्लेस करते हैं लोग। अब आप देखिए, ये कोविड-19 आया, इसके पहले, इवन बिफोर कोविड-19 केम, व्हाट इज द फैक्ट अबाउट ऑटो इंडस्ट्री? फ्रॉम सितंबर अक्टूबर 2018, पहले क्या हुआ, केरला, बिहार, काफी सारे स्टेट में फ्लड्स आ गए। फिर हमने देखा आईएलएफएस का डिफॉल्ट हुआ, उसकी वजह से एक तरीके से लिक्विडिटी टाइट हो गई, एनबीएफसीज ने लेंडिंग करना पैसा रोक लिया। फिर आप देखिए जैसे इंश्योरेंस के दाम बढ़ गए, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, ये सब बढ़ गया। और फिर तो मेन चीज आ गई कि BS4 से BS6 में ट्रांजिशन करना है। तो कई लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम BS4 की गाड़ी ले लेंगे तो उसकी रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी। सो मैंने आपको 5 से 6 कारण बता दिए जिसकी वजह से कोविड-19 के आने से पहले ही ऑटो सेक्टर में एक तरीके का डिमांड का स्लो डाउन था। और जैसा मैंने आपको बताया, डिमांड में स्लो डाउन मतलब पोस्टपोनमेंट होता है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि भैया मार्च आने दो तो हम भारी डिस्काउंट में गाड़ी लेंगे, अप्रैल आने दो फिर हम BS6 की गाड़ी लेंगे। ये सब कई कारण है, मिक्स्ड है, कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से गाड़ियों की डिमांड पोस्टपोन हुई है। और 50% जो है वो गाड़ियां रिप्लेसमेंट होती है, 4 से 4.5 साल में लोग गाड़ी रिप्लेस करते हैं। अब आप सोचिए कि पिछले 1 सवा साल से इतने सारे कारण है जिसकी वजह से डिमांड पोस्टपोन होती जा रही है। तो आज का माहौल ये है कि जो रिप्लेसमेंट साइकिल 4 साढ़े 4 साल की थी, वो रिप्लेसमेंट साइकिल हो गई 5.5 से 6 साल की। यही सेम चीज लागू पड़ती है अगर आप देखिए अपने घर पे रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है। अभी इतने सारे भाई बहन हैं, सब लोग घर पे हैं, और सारे के सारे व्हाइट गुड्स और सारे के सारे अप्लायंस आप खुद ही चला रहे हैं। जैसे आप अपने घर पे अब जैसे अगर जो मेन है वो अपनी वाइफ से डिस्कस किए होंगे, आपने भी सुना होगा पिछले थोड़े हफ्तों और महीनों में, जहाँ पे घर में बात हो रही है कि भाई अभी हमको फ्रिज शायद बड़ा लेना पड़ेगा, घर पे खाना ज्यादा स्टोर करना पड़ेगा। अच्छा, ये रोटी बनाने का या आटा गूंदने का कुछ मशीन खरीद लेते हैं। अच्छा, अपना जो वॉशिंग मशीन है इसमें तो ड्रायर नहीं है, अब ड्राइंग खुद करने पड़ रही है, इतने कपड़े ड्राई करने की जगह भी नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हाइट गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सब चीजों को हम बोलते हैं कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। और इन सब चीजों में दो चीजें होती है। एक चीज थोड़े थोड़े समय पे रिप्लेसमेंट होती है, दूसरी चीज अपग्रेडेशन होती है, और तीसरी चीज आप ध्यान रखिए, इसमें केवल हमारे पास कितना पैसा है वो तो इंपॉर्टेंट है, हम कितना खर्चा करना चाहते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि बैंक से फाइनेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कार लोन किस रेट पे मिल रही है। जैसे कई लोग हैं उनको घर खरीदना है, लेकिन अभी घर खरीदने का माहौल नहीं है। 3-6 महीने के बाद आप सोचिए क्या होगा, घरों के दाम गिर जाएंगे, और बैंकों के होम लोन रेट तो ऑलरेडी आप देखिए, आज होम लोन का रेट है 7.25%। अब मुझे याद है 2003 में जब मंदी थी, होम लोन का रेट हो गया था 7%। 2008 में जब मंदी थी तभी भी होम लोन का रेट हो गया था 7.5%। ये जब माहौल से हम निकलेंगे तो होम लोन का रेट हो जाएगा, आप देखिए 6.5 से 7% का होम लोन का रेट हो जाएगा, घर के दाम गिर जाएंगे 25 से 30%। गाड़ियां जो है आपको गाड़ियां डिस्काउंट में मिलेगी और ऑटो लोन का रेट हो जाएगा 8%। सो व्हाट हैपेंस इज कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी ये ऐसी चीज है जिसमें रेगुलर इंटरवल्स पे लोग रिप्लेसमेंट करते हैं, अपग्रेडेशन करते हैं, और इसमें रेगुलर इंटरवल्स पे लोगों को फाइनेंसिंग की शायद जरूरत पड़ती है। कहीं कोई बजाज फाइनेंस है, कहीं कोई HDFC बैंक है, कहीं कोई टाटा कैपिटल है, कहीं ICICI बैंक है। इट डिपेंड्स ऑन फाइनेंसिंग, इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट्स, एंड इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। सो इसमें एयरलाइन और होटल का लॉजिक नहीं है, इसमें डिमांड की डिस्ट्रक्शन नहीं होती है, इसमें डिमांड की केवल पोस्टपोनमेंट होती है। अच्छा, तीसरा आप सेक्टर पे आइए, जैसे इंश्योरेंस है या फार्मास्यूटिकल्स हैं, इनकी तो एक्चुअली अवेयरनेस बढ़ेगी, राइट? ये जब माहौल पूरा हो जाएगा तब लोग सोचेंगे कि भाई अपना इंश्योरेंस एक बार रिव्यू कर लेते हैं, कितना इंश्योरेंस है, सही है कि नहीं है, अपने इंश्योरेंस में वायरस का कवरेज है कि नहीं है, तो इस तरीके की हॉस्पिटलाइजेशन का कितना कवर है, ये सब चीजें लोग सोचते हैं। फिर आप देखिए जैसे बैंकिंग है, अब बैंकों का अलग ही हाल है, क्योंकि बैंकों ने जितना लोन दिया हुआ है उस पर इनको डर है कि शायद NPA हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम अलग है इनकी, ये जो माहौल है, तो हम सब जैसा आपने कल पेपर में पढ़ा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो डिपॉजिट बेस है वो 1.25 लाख करोड़ से बढ़ गई। अब आप सोचिए क्या माहौल चल रहा है।
बैंक अगर लोन देना चाहे तो लोन किसको दे उसको पता नहीं है, क्योंकि लोन लेने वाला तो कोई है नहीं, सब घर पे बैठे हैं, राइट। आपको लोन मिल भी जाए तो आप लोन लेके करोगे क्या, अभी कुछ करने के लिए तो है नहीं। सो आप बैंकों का हालत सोचिए कि एक तरफ जो पहले की लेंडिंग की है उस पर रिकवरी करनी है, शायद एनपीए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कितना होगा उसका डर है। मेरा ख्याल में इतना एनपीए होगा नहीं, क्योंकि काफी सिक्योर्ड लेंडिंग होती है। काफी तो है कि अभी टेम्पररी माहौल ऐसा है, बट अल्टीमेटली काफी चीजें रेगुलराइज हो जाएंगी। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, जैसे मोरेटोरियम दे रही है, एसएमईज को रीफाइनेंसिंग दे रही है, काफी चीजें गवर्नमेंट भी कर रही है इसलिए कि एनपीए ना होए। सो एनपीए वाला मामला अलग है, लेकिन आप बैंकों को आप देखिए कि इनको लेंड करने के सिवाय तो कोई चॉइस नहीं ना, लोन देने के सिवाय तो कोई चॉइस नहीं है। आप सब जाके डिपॉजिट रखेंगे और बैंक उसको लोन नहीं देगी तो बैंक का तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब आप डिपॉजिट देते हैं तो आपको तो रेट चुकाना है उनको, लेकिन जब वो आपको आपसे जो पैसा लेते हैं वो कहीं न कहीं किसी को देना भी है ना। अगर देंगे नहीं तो केवल ब्याज चुकाएंगे, इनकम तो होगी नहीं सामने। सो 3-6 महीने बाद आप देखिएगा जैसे बैंकों को लोन देने के अलावा कोई चॉइस बचेगा नहीं, बिकॉज गिविंग लोन इज देयर बिजनेस। इफ दे डोंट गिव लोन, व्हाट आर दे गोइंग टू डू? दे आर गोइंग टू मेक लॉसेस। सो अल्टीमेटली क्या है कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो फाइनेंसिंग और इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है, और आज के तारीख में बैंकों की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट गिर गया और फाइनेंसिंग किए सिवाय एक्चुअली इनके पास कोई चॉइस नहीं है। सो जैसे आप लॉकडाउन से हटेंगे आपको गाड़ियां डिस्काउंट में मिलेंगी, लोन के रेट गिर जाएंगे। आप सोचते होंगे ये आदमी क्या बकवास कर रहा है, अभी तो हम लोगों को हमारे बिजनेस की और मार्केट की चिंता है और ये हमको बोल रहा है कि हम 6 महीने बाद लोन लेंगे। देखिए क्या होता है, ये आपकी और मेरी बात नहीं है, ये ओवरऑल सिस्टम लेवल की बात है। और सिस्टम में एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि लोग कंजम्पशन कब कंजम्पशन करते हैं, लोग कंजम्पशन जब तब करते हैं जब इनको फ्यूचर के बारे में थोड़ी विजिबिलिटी बेटर दिखती है। सो 3-6 महीने बाद जब इस माहौल से हम निकलेंगे तो फ्यूचर की विजिबिलिटी बेटर हो जाएगी। देन अल्टीमेटली, और दूसरा क्या है कि लोग ये भी देखते हैं कि भाई अभी गाड़ी का रेट क्या है, अच्छा 1 साल पहले जो था उससे कम है, अच्छा होम लोन का रेट क्या है, अच्छा पहले से कम है, दाम गिर गए हैं। सो देर आर डिफरेंट रीजन। हमेशा जो इकोनॉमी है या आर्थिक व्यवस्था है ये मंदी से निकल के तेजी की तरफ कैसे आती है, इसी तरीके से आती है कि भाई इंटरेस्ट रेट गिर जाते हैं, लिक्विडिटी बढ़ जाती है और इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। अगर हम रेयर व्यू मिरर देख करके गाड़ी चलाएंगे तो कभी गाड़ी चला नहीं पाएंगे। और आर्थिक व्यवस्था, शेयर बाजार, ये सब भी चीजें ऐसी हैं जो रेयर व्यू मिरर देख करके नहीं चला सकते हैं, हमेशा विंड स्क्रीन में देखना चाहिए। तो कंजम्पशन भी इसी तरह से होता है कि लोगों को विंड स्क्रीन में जब क्लियर पिक्चर नजर आता है तब वो रेयर व्यू मिरर से नजर हटा लेते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। So, long story short, there are many sectors where there is demand destruction. We have to stay away from that. There are many sectors where there is only demand postponement. They will bounce back. There are many sectors जिस पे कोई असर नहीं है, जैसे एफएमसीजी है। अच्छा, किसी की फैक्ट्री 25% कैपेसिटी पे चल रही है, किसी की 50% पे चल रही है, लेकिन ये साबुन है, शैम्पू है, तेल है, खाने के पदार्थ हैं, ये सब जो चीजें हैं इसमें कोई डिमांड की गिरावट नहीं है। एक्चुअली डिमांड बढ़ती है क्योंकि लोग घर पे स्टॉकिंग कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये फूड डिलीवरी वाले हैं, ये डोमिनोज पिज्जा वाले हैं, इनके ऊपर भी थोड़ी ऊंच नीच आगे पीछे होगी लेकिन कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली पीपल के ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाएंगे। थोड़े टाइम के लिए लोग बाहर पार्टी नहीं करेंगे, घर पे करेंगे, तो उसके वजह से फूड ऑर्डरिंग चेंज हो जाएगी। किस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग अभी लैपटॉप खरीदना पसंद करेंगे। अब कोई जैसे लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसका हेडफोन नहीं चल रहा है तो हेडफोन नया लेना पड़ेगा। तो काफी सारी चीजें ऐसी है जिसपे कोई असर नहीं पड़ता, एक्चुअली उसमें कंजम्पशन बढ़ती है। जैसे मैंने बताया फार्मास्यूटिकल्स, इंश्योरेंस, इन सब होगी तो एक्चुअली द रिक्वायरमेंट और द अवेयरनेस विल एक्चुअली go up. So long story short is that what you should keep in mind, इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेयर व्यू मिरर देख करके काम नहीं चलता है। इन्वेस्टमेंट देखने के लिए आगे देखना पड़ता है, और हर 5-10 साल में एक बार ऐसा माहौल बनता है जब इस तरीके का मार्केट में ऊंच नीच आती है। इसी समय से आगे जब देखते तब एक्चुअली बड़ा पैसा लोगों का बन सकता है। नाउ जस्ट लास्ट 2 or 3 थिंग्स आई वांट टू शेयर विथ यू एंड देन आई विल एक्चुअली मूव फॉरवर्ड। ये जो कई, जैसे हम जानते हैं एनजे हमारे पार्टनर्स हैं और एनजे के जो इन्वेस्टर्स हैं काफी जो हैं वो एसआईपीस करते हैं, तो इन लोगों के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट डेटा मैं दिखाना चाहता हूं यहाँ पे, क्योंकि मैंने 3 या 4 बार बोल दिया कि अच्छे समय में इन्वेस्ट करेंगे और खराब समय में हाथ छोड़ देंगे तो पैसा नहीं बनेगा। आई हैव सेड मल्टीपल टाइम्स दैट इफ यू इन्वेस्ट इन द गुड टाइम्स एंड इफ यू चिकन आउट इन द बैड टाइम्स then you cannot make money.
सो इसलिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। एक तरीके का इन्वेस्टर है जिसको हम बोल रहे हैं मिस्टर पैनिक या मिसेस पैनिक, और दूसरा इन्वेस्टर है विच वी आर सेइंग मिस्टर काम और मिसेस काम। तो इन लोगों का एक कंपैरिजन हम करते हैं। यस सर। पीपीटी नहीं दिख रहा है। ओके, आई डू इट अगेन। Can you see it now? Let's wait for it's loading. हाँ, उसको फुल स्क्रीन कर देना सर। Done. Visible? Is it visible? Yes, yes, Ashish. Okay. So दो जैसे SIPs एनजे के हमारे पार्टनर्स हैं, एनजे के हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ये सब SIPs में बिलीव करते हैं, तो इसलिए हमें आखिरी में एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, देन वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन एंड आंसर। तो दो तरीके के इन्वेस्टर की कंपैरिजन की है। एक को आप बोल सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मिस्टर पैनिक और मिसेस पैनिक, एंड राइट हैंड साइड मिस्टर काम, और यू पुट इट एट मिसेस काम। तो ये दोनों जो लोग हैं इन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया 2000 में, जनवरी 2000 में, और जनवरी 2000 में आप अज्यूम करिए कि 10,000 रुपीज का SIP का स्टार्टिंग है पर मंथ, और हम कोई स्कीम का नाम, वी आर नॉट टेकिंग एनी स्कीम नेम्स हियर, सो वी जस्ट अज्यूम दैट द 10,000 rupees in the Nifty index, right? Now the journey starts in January 2000 with 10,000 rupees. The presentation is not moving. It's still on the this. Okay. Oh, sorry. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So आप ऐसा अज्यूम करिए कि they have started the journey with 10,000 rupees in January 2000, and कोई स्कीम का एग्जांपल नहीं ले रहे हम यहाँ पे, we are just assuming that it is Nifty as a index. Okay. Now January 2000, both of these, Mr. Calm and Mr. Panic, in January 2000, both have started SIP 10,000 rupees per month. Okay. Now I'm moving to the next slide. So it is loading again. So when the SIP started in January 2000, like जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमने 20 साल में देखा है कि 2 या 3 बार इस तरीके का ऊंच नीच हुआ है। जनवरी 2000, 2001 में भी ऊंच नीच हुआ है मार्केट में काफी, फिर आगे जाके हम देखेंगे 2008, 2009 का भी हमको एग्जाम्पल दिखेगा। तो जनवरी 2000 में जिसने SIP स्टार्ट की है, दो इन्वेस्टर्स ने, पैनिक एंड काम, 10,000 रुपीज पर मंथ, तो मार्च 2001 में जितने भी लोग हमारे पुराने इन्वेस्टर हैं इनको शायद पता होगा, या जिन्होंने पास्ट का डेटा देखा है इनको पता होगा कि मार्च 2001 में मार्केट में भारी गिरावट आई, क्योंकि और ये जब था ये टेक्नोलॉजी बबल का क्रैश हुआ, फिर यूएस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टेरर अटैक हुआ, तो काफी चीजें हो गई ये समय में। और जो मिस्टर पैनिक है, इन्होंने क्या किया कि 10,000 रुपए का जो SIP था वो मार्च 2001 में जैसे ही मार्केट का माहौल खराब हुआ तो इन्होंने 10,000 रुपए का SIP अपना मार्च 2001 में रोक दिया, और उन्होंने बोला कि भाई ये इक्विटी SIP ये सब, दिस इज नॉट वर्थ माई वाइल, आई एम गोइंग टू मूव द मनी इनटू बैंक डिपॉजिट। सो इन्होंने पहले के 1 साल अपना 10,000 का SIP चलाया। मार्च 2001 में मार्केट में काफी गिरावट आई तो इन्होंने अपना SIP रोक लिया, और वहां से वो पूरा का पूरा पैसा फिर से बैंक में डाल दिया। तो जो मिस्टर पैनिक है, इनका जनवरी 2000 से लेकर के जनवरी 2005 में 5 साल के समय में इन्होंने 2001 में पैनिक करके पैसा निकाल दिया, तो 5 साल के बाद इनका रिटर्न आया 4.3%, 4.3%। अब हम देखते हैं कि जो दूसरे साहब है, द अदर जेंटलमैन, व्हाट इज हिज परफॉर्मेंस। मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे, आई हैव द प्रेजेंटेशन। हाँ, basically it will be the same. I think there is a lag in the internet. You can see now I have changed the slide. Yes. हाँ, so अब आप देखिए मिस्टर काम के साथ क्या हुआ। He has
continued. March 2001, there was panic, but he did not panic. He has continued the SIP as it is, and he has continued 10,000 rupees per month. In the good times, he has continued. In the bad times, also, he has continued. And now let us see January 2005, total hisab kitna hai. So you had already seen that Mr. Panic has made 4% return because after he panicked, he moved the money into bank deposit. But you see Mr. Calm, he has invested through the ups and downs, and after 5 years, he has got 20% compounded return, right? So what is the important point? For the same event, different people have different reactions. Mr. Calm has chosen to stay calm. He sits tight till the end of the journey, and he has made 20% compounded. So this is something you should actually keep in mind. नाउ आई गिव अनदर एग्जांपल. जैसे दो साल के बाद फिर से 2007 में, इज इट लोडिंग नाउ सरफराज? यस. या नाउ 2007 अगेन इन लोगों ने फिर से, मिस्टर काम एंड मिस्टर पैनिक, दे मीट अगेन, एंड 2007 अगेन दे स्टार्टेड जर्नी अगेन फॉर 5 years. Okay. Now what you will find is that 10,000 rupees per month is actually coming. Now you see what is happening in each of their account after. अब now what you will find is कि 2007 में जब SIP स्टार्ट किया ना, तो 2008-2009 में मैंने पहले बता दिया वो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया. Lot of people may not know, but 2011 also there was another crisis in Europe. So 2008-9 market had 60% correction, and 2011 market again had 26% correction. So again Mr. Calm, he is going to continue his SIP, and this time also Mr. Panic is again going to remove and put it back into a bank deposit, and now we will again compare what is the result for both of them. Now what has happened is January 2007 the 10,000 rupee SIP has started. In June 2008 जब मार्केट में गिरावट शुरू हुई, तो लेमन ब्रदर वगैरह तो छोड़ दो, जून 2008 में ही मिस्टर पैनिक ने अपना एसआईपी निकाल के पैसा रख दिया फिर से बैंक में. और जनवरी 2012 जब 5 साल खत्म हुए, तो जिन साहब ने पैनिक किया था इनका रिटर्न आया 7%. ओके. और पूरे के पूरे ऊंच नीच में द पर्सन हु हैज कंटिन्यूड द एसआईपी, आई विल शो यू व्हाट इज द रिजल्ट फॉर दैट पर्सन. Now this is Mr. Calm. What he has done, 10,000 rupee SIP has continued. June 2008 there is panic, he has not panicked. March 2011 there is panic, again he has not panicked. He has continued the SIP of 10,000. 5 साल के एंड में, अच्छे समय खराब समय सब कंटिन्यू करने के बाद 5 साल के एंड में क्या रिजल्ट आया है? 23% कंपाउंडेड. So why we are showing this data? Why we are showing this data? The reason is very simple. The reason is just that even now हमारे काफी फ्रेंड्स हैं, निवेशक हैं, हमारे काफी कलीग्स हैं, इन्होंने 2017-2018 में अपना एसआईपी स्टार्ट किया है. अच्छा, 2017 में जिसने एसआईपी स्टार्ट किया है उसका अभी रिजल्ट खराब लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि आपका 5 साल 2022 में खत्म होगा. और ये 5 साल का जो माहौल भी है, इसको डॉट टू डॉट कनेक्ट नहीं कर सकते आप, कभी 6 महीना आगे कभी 6 महीना पीछे. अब आप देखिए 5 साल का आपका रिटर्न है, ये फरवरी 2020 में अलग दिख रहा था, लेकिन मार्च में गिरावट आई तो आज वो रिजल्ट अलग लग रहा है. सो 2 or 3 थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड. जो स्टार्टिंग में मैंने बोला आपको, अच्छे समय में इन्वेस्ट करेंगे और खराब समय में हाथ खींच लेंगे तो कभी पैसा नहीं बन सकता है. रेयर व्यू मिरर देख के ड्राइविंग करेंगे तो गाड़ी कभी आगे नहीं जा सकती है. सो दीज आर फ्यू थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. I'll hand over to Sarfaraz bhai, and then we can take questions. Thank you so much आशीष. आपके प्रेजेंटेशन से मुझे 4 चीजें सीखने मिली जो मैंने लिखी भी है, और आगे इन्वेस्टर से बात करने में मैं काफी बार इसको यूज भी करूंगा. तो अपने इन्वेस्टर्स के लिए मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूँ. एक पहला पॉइंट जो आपने शुरू किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये है कि मार्केट के लिए अच्छे समय होते हैं और बुरे समय होते हैं. अगर इकोनॉमी में अच्छे, और सिमिलरली इकोनॉमी में अच्छे समय होते हैं, बुरे समय होते हैं, और कंपनी के लिए अच्छे समय होते हैं, बुरे समय होते हैं.
अच्छे समय पे जब आप इन्वेस्ट करते हो तो 2, 3, 4, 5 साल का रिटर्न बुरा आएगा, और जब आप बुरे समय पे इन्वेस्ट करते हो, चाहे इकोनॉमी का बुरा समय हो, चाहे मार्केट का बुरा समय हो, चाहे किसी कंपनी का बुरा समय हो, तो आने वाले 3, 4, 5 साल का रिटर्न अच्छा आएगा। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप जब समाचार में, न्यूज में, टीवी चैनल्स पे बुरे समय समाचार सुन रहे हो तब इन्वेस्ट करो, तो आपको बेटर रिटर्न आएगा। एक पहली चीज ये मैंने सीखी। दूसरी चीज जो मैंने ये सीखी कि जब पैनिक होता है वर्ल्ड वाइड, जैसे 2008 में हुआ था या 2000 में हुआ था, तब एफआईआई सेल करते हैं, इंडिया से निकल जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि पूरी दुनिया में खराब सिचुएशन चल रहा है, और वो लोग पैसा निकाल के इक्विटी से पैसा निकाल देते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ह्यूमन बिहेवियर तो अक्रॉस ग्लोब सेम ही होता है। तो लोग पैसा निकाल लेते हैं, बट जैसे ही पता चलता है कि भाई इंडिया इज नॉट दैट मच अफेक्टेड, जितना पैसा निकला होता है उससे कहीं ज्यादा पैसा एक्चुअली इंडिया में आता है। तो जैसे 2000 में इंडिया में से पैसा निकला था, उसके बाद आप देखोगे इंडिया ने अपने शेयर मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट पीरियड देखा 2003 से 2008 का। सिमिलरली पैसा 2008 में एफआईआई पैसा निकल गया, तो 2009 का रिटर्न आप देखोगे तो एक साल में मार्केट डबल हो गया था। सिमिलरली 2013 में पैसा निकल गया था, तो आप देखोगे अगेन इंडियन इक्विटी मार्केट ने वन ऑफ द बेस्ट पीरियड देखा 2014 से 2017 का। तो जब वर्ल्ड वाइड पैनिक होता है तब एफआईआई पैसा निकलता है, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आती है, और जब सब चीजें सेटल हो जाती है तब उससे ज्यादा पैसे लेके एफआईआई वापस आता है, और हम लोग एक अच्छा समय मार्केट में देखते हैं। दूसरी चीज जो मैंने सीखी आपके प्रेजेंटेशन से। और तीसरा है कि कभी भी रियर व्यू, पीछे का आईना देख के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो 99% ऑफ द टाइम हम लोग आगे देख के गाड़ी चलाते हैं, आगे के आईने से या आगे के कांच से देख के गाड़ी चलाते हैं, और शायद थोड़े समय के लिए हम लोग पीछे का आईना देखते हैं। बट जब इन्वेस्टमेंट होता है तब हम लोग ज्यादा समय पीछे का आईना देखते हैं और आगे का बहुत कम देखते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जब पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल का रिटर्न अच्छा दिख रहा होता है सेंसेक्स का, तब लोग इन्वेस्ट करते हैं, और जब पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल का रिटर्न खराब दिख रहा होता है तब लोग इन्वेस्ट नहीं करते। बट एक्चुअली जब पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल का रिटर्न खराब दिख रहा होता है तभी इन्वेस्ट करने का अच्छा समय होता है। और फिर आखिर में आपने मिस्टर काम और मिस्टर पैनिक का जो एग्जाम्पल दिया, वो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था आज के प्रेजेंटेशन का, कि भाई अगर आप काम रहोगे मिस्टर काम की तरह, एसआईपी अपना चालू रखोगे, तो यू विल क्रिएट वेल्थ एसआईपी के जरिए। और मिस्टर पैनिक की तरह अगर आप पैनिक हो जाओगे और एसआईपी स्टॉप कर दोगे और सारा पैसा अगेन एफडी में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लेके जाओगे, तो अल्टीमेटली आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो ये 4 चीजें मैंने सीखी है आशीष भाई, थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चंस थे जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, सारे पूछ नहीं पाएंगे, बट फिर भी मैंने कुछ नोट किए हैं तो वो मैं पूछता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है, माय टोटल इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड now by amount is reduced by nearly 30 to 35%. Now what should I do? See, there are 2 से 3 चॉइस है आपके पास। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये है कि ये 30 to 35% जो डिक्लाइन है ये बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसको अच्छा समझिए या बुरा समझिए, मुझे लग रहा है कि कॉल पे जितने लोग हैं इंक्लूडिंग मी एंड सरफराज भाई, ये दिस इज ट्रू फॉर एवरीबडी, ये सबके पोर्टफोलियो में सिचुएशन सेम है। करीब करीब जितना भी इक्विटी का एलोकेशन है जिस किसी का भी है, वो सबका इट इज इन द, वी ऑल आर इन द सेम बोट। और जहां पे मैंने मेरा प्रेजेंटेशन की शुरुआत की, मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड में जितने इक्विटी इन्वेस्टर है दे आर ऑल्सो सेम दरिया में, अलग अलग बोट है, लेकिन माहौल हर जगह पे सेम है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अब यहां से आप 2 या 3 चीज कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आप एक तरफ से पैनिक कर जाएं, आप सोचें कि अरे बाप रे, तो बहुत हो गया, इससे ज्यादा तो हम झेल ही नहीं सकते हैं। तो सबसे खास बात क्या है कि जो इक्विटी में वही पैसा हमारा होना चाहिए, ओनली दैट मनी शुड बी इन इक्विटी, विच मनी
वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन, मतलब जो पैसे पे हम अपने डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट नहीं है, जाहिर सी बात है वही पैसा हम इक्विटी में लगाते हैं। तो थोड़े समय के लिए आप अपना पोर्टफोलियो रोज देखना और इसके बारे में चिंता करना, ये जो मैं बोल रहा हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन हकीकत में यही तरीका है कि रोज अपना पोर्टफोलियो देख के इसके बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके और मेरे रोज देखने से एक्चुअली कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, क्या ये माहौल ऐसे ही चलेगा? ऐसा नहीं है। मेरे को मेरे 20 साल के करियर में, और मेरे से ज्यादा बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, हमारे चेयरमैन हैं, जैसे एनजे के फाउंडर्स हैं, नीरज भाई, जिग्नेश भाई, बहुत सारे बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं इंडस्ट्री में। मुझे एटलीस्ट, जो मेरे को तो कम से कम 20 साल का ही है, मेरे को 30-40 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे 20 साल में कम से कम 3 बार ऐसा बोला गया है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा लेकिन होता नहीं है कभी। थर्ड थिंग इज दैट अगर आपके पास लिक्विडिटी है और अगर आपका इक्विटी पे भरोसा है, इक्विटी एज अ, मैं बाजार की बात नहीं कर रहा हूं, इक्विटी में पैसा क्यों बनता है ये अगर आपकी समझ है और इस पे अगर आपका भरोसा है, तब तो आपको कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे समय में इन्वेस्ट करते हैं, बाद में जब खराब समय आता है तो ये ऊंच नीच होती है। अगर खराब टाइम में हम कंटिन्यू, देखिए, या तो आप चलिए आप ऐड मत करिए, डोंट इवन इंक्रीज योर एलोकेशन, जस्ट होल्ड ऑन टू व्हाट यू हैव। I think that 1 year later you will be in a far better situation than what you are today. Second thing is that अगर आप मार्च में भी देखते हैं तो अभी भी जो माहौल है वो मार्च से तो पोर्टफोलियो में इंप्रूवमेंट ही हुआ है। सो आई थिंक कीपिंग पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, एक क्वेश्चन है, अभी रोकान एसआईपी में चालू रखे या बंद करूं, या मतलब एसआईपी चालू रखो या बंद करूं? ના નહીં, એસઆઈપી માં રોકાણ ચાલુ જ રાખવું પડે, એને માટે જ પ્રેઝન્ટેશન કર્યું આપણે, એટલે એસઆઈપી માં રોકાણ તો ચાલુ જ રાખવું પડે, બંધ કરો તો એકચ્યુઅલી નુકસાન થાય। અને સારા ટાઈમે એસઆઈપી ના ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપણે ભરીએ અને ખરાબ ટાઈમે રોકી લઈએ તો એનાથી એકચ્યુઅલી વધારે નુકસાન થાય। એટલે અત્યારે ભલે જેટલું બી અઘરું લાગતું હોય, હું જે કહું છું એ કરવું મુશ્કેલ છે અને કરવું, બોલવું આસાન છે અને કરવું અઘરું છે, પણ છતાં કરવું પડે આપણા પોતાના ભવિષ્ય માટે। एक इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करके सही समय पे प्रॉफिट बुक करना और अगेन री इन्वेस्ट करना सही स्ट्रेटेजी है क्या? हाँ, तो इसके लिए आप जैसे एनजे का मार्स का पोर्टफोलियो है, या आपका ये डायनामिक फंड होते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली रीबैलेंसिंग होती है। सो जो लोग वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते हैं या जो लोगों को पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, वो लोगों के लिए ये मार्स पोर्टफोलियो होता है जिसमें एसेट एलोकेशन चेंज हो जाता है, या कई बार हमारे डायनामिक या हाइब्रिड फंड होते हैं उसमें एसेट एलोकेशन चेंज हो जाता है। उस तरीके के प्रोडक्ट्स में करने से वॉलेटिलिटी कम होती है, ये बात सही है। लेकिन जो लोग अगर 5-10 साल के लिए एसआईपी कर रहे हैं और लंबे अरसे के लिए पैसा डाल के भूल सकते हैं, जो लोग वॉलेटिलिटी से ज्यादा चिंतित नहीं होते हैं, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है एक्चुअली। सो इफ यू कैन हैंडल वॉलेटिलिटी यू डोंट नीड दिस। ओके, एक क्वेश्चन है जो थोड़ा आपने पहले क्वेश्चन में आंसर दिया, लेकिन शायद थोड़ा डिटेल बेटर होगी इनके लिए। इनका ये सवाल है कि ये सेंसेक्स में जो अभी गिरावट आई है 30-35% की, ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा होता रहता है? और ऐसा होता रहता है तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा हुआ है पहले कई बार मेरे करियर में। मैं आपको याद करके बता दूं, 2000 से लेकर 2003 में, उन 3 साल के दरमियान में मेरे ख्याल में ऐसा बहुत बार हुआ है कि 20-25-30% मार्केट में गिरावट हुई है। मैं एक्चुअली अभी, अगर 1 मिनट का हमारे पास समय है तो वो डेटा एक्चुअली मैंने रेडी रखा था, मैं बता ही सकता हूँ सीधे सीधे, 2 मिनट लगेंगे हमको, बता ही देता हूँ यहाँ पे। Yeah, सरफराज भाई, you can see now? लोड हो रहा है या? हाँ जी। तो ये पिछले 30 साल का डेटा है। ये 6 बार ऐसा हुआ है जब मार्केट 30% नहीं, 40-50-60% गिरा है, और 25-30% तो इससे भी ज्यादा बार गिरा होगा। ये डेटा में आपको क्लियरली क्या समझ में आता है कि जब भी मार्केट में इतनी भारी गिरावट आती है, तो राइट हैंड साइड में एक कॉलम है, और राइट हैंड साइड कॉलम में क्या लिखा है, 1 year आफ्टर द ट्रफ परसेंटेज रिकवरी।
इसमें क्या लिखा है कि 88, 91, 93, 96, 2001, 2009, पिछले 30 साल में 6 बार ऐसा हुआ है कि बाजार 40, 50, 60% गिरा है। देखिए यहाँ पे लिखा है फॉल फ्रॉम द पीक, एंड 1 ईयर रिकवरी आप देखिए कितना बड़ा बड़ा है। तो समझने वाली बात क्या है इसमें कि सिंपल पॉइंट कि जो आप पूछ रहे हैं ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पिछले 30 साल में 6 बार हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हर 5 साल में एक बार कभी न कभी एवरेज पे ऐसा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब ये चीजें होती है तो आप दो चीज कर सकते हैं, या तो आप इसका फायदा उठाइए। फायदा कैसे उठा सकते हैं कि खराब समय में भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहिए, और अगर फायदा नहीं भी उठाना है तो कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि भाई पैनिक नहीं करें, क्योंकि जब भी ऐसा होता है थोड़े समय के बाद रिकवरी भी आती है। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू मस्ट एक्चुअली कीप इन माइंड। आशीष भाई, एक इससे ही कनेक्टेड है जो किसी ने पूछा नहीं है लेकिन मेरे माइंड में आया कि अगर मार्केट इतनी बार इतना ज्यादा गिरता है, इतनी बार तो नहीं बट एटलीस्ट आपने बोला 5-6 साल में एक बार 30%, 40% गिरता है, तो किसी ने पूछा नहीं है लेकिन ऐसा माइंड में लोगों के आ रहा होगा मेरे ख्याल से कि तो फिर मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूं क्यों, मैं बैंक में ही रहने दूं ना पैसा, मैं ये सहन 30-40% का फॉल सहन क्यों करूं, इक्विटी में इन्वेस्ट करने का मुझे फायदा क्या है फिर। नहीं, लेकिन आप देखिए ये फॉल के बावजूद अल्टीमेटली जैसे वो मिस्टर काम और मिस्टर पैनिक का जो हमने एग्जांपल दिखाया, या आप लंबे अरसे का इक्विटी का रिटर्न भी दिखाते हैं, तो उसका भी हमने डेटा यहाँ पे रेडी रखा हुआ है। एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप शेयर कर सकते हो तो हाँ बहुत अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तुरंत तुरंत इमीडिएटली। ये देखिए, ये जो 6 बार जो मैंने फॉल दिखाई ना आपको, वो सारा का सारा ये रेड लाइन जहाँ पे भी ये सब में कवर हो गया। आप देखिए यहाँ पे जी मैंने आपको जी दिखाया था कि 1988 में फॉल हुआ है, 91 में फॉल हुआ है, 93 में, ये 91 में फॉल है, 93 में फॉल है, फिर हमने दिखाया 96 में है, 2001, 2008, 9, ये सब हमने दिखाया आपको टेबल में। वो जो टेबल है उसी का ये ग्राफ है। तो आप देखिए क्या है कि ऊंच नीच तो होती है। 2022 से 2020 तक का, सॉरी, ये रिटर्न कितना होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? इंडेक्स का ही रिटर्न 12 से 13% कंपाउंडेड है। ये फॉल के पहले 15% कंपाउंडेड होता था, लेकिन क्या है कि एक बार इतना गिरेगा तो पूरा पिछले का हिस्ट्री भी थोड़ा नीचे आ जाता है। लेकिन ये पूरा जो जर्नी है इसका रिटर्न इंडेक्स का ही 12 से 13% है। तो बैंक डिपॉजिट और ये सब इक्विटी का पोस्ट टैक्स होता है, और ये पूरे के पूरे माहौल में आप देखिए आज स्टेट बैंक का बैंक डिपॉजिट का रेट हो गया 5.7%। राइट, सो आप ये बोल रहे हो कि 6 बार 30%, 30-40% से गिरा है, उसके बावजूद भी 85 से 2020 13% का 12-13% का इक्विटी ने रिटर्न दिया है, जबकि सेम पीरियड में एफडी का रिटर्न मेरे ख्याल से 7 या 7.5% का आया होगा, क्योंकि तब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ करते थे। अगेन किसी ने पूछा नहीं है लेकिन क्योंकि इससे कनेक्टेड ही है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ सर, अगर एफडी में 7 आता है अभी, या अभी आप बोल रहे हो 6% ही चल रहा है, एफडी में अगर 6 आता है और मान लो इक्विटी में 12 आता है, तो वो कितना फर्क मेरे वेल्थ में कर सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ 15-20 ईयर्स। तो अगर मैं एफडी में आज लगाऊं 6-7% से और इक्विटी में लगाऊं और मुझे 12% आए मान लो, तो वो 15-20 साल। बहुत सीधा साधा कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। एक्चुअली सबको मैं जवाब देने के बदले कैलकुलेशन सिखाता हूं तो ज्यादा फायदा होगा। आपने क्या बोला कि एफडी का रेट है 6%। तो एक फाइनेंस का और एरिथमेटिक का बहुत सिंपल रूल है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ये कितने साल में डबल होएगा, ये अगर जानना है तो 72 से डिवाइड करो। क्या मतलब है, आपने बोला कि एफडी का रेट है 6%, मतलब एफडी में क्या टाइम लगेगा, 12 साल में पैसा डबल होगा 6% पे। फिर आपने बोला इक्विटी का समझो 24 साल में 4 गुना होगा। हाँ, अब इक्विटी का आप देखिए क्या होगा, 6 इयर्स में डबल होगा अगर 12% है तो 12% है तो 6 साल में डबल होगा, बराबर है, राइट। 12 साल में 4, 12 साल 18 साल में 8 गुना और 24 सालों में 16 गुना। तो एफडी 1 लाख का 4 लाख होगा और इक्विटी 1 लाख का 16 लाख होगा, तो गैप विल बी 16 lakhs। ओके, आने આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ચક્રવર્તી વ્યાજ, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। दिस इज पावर ऑफ क्या है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब देखिए जब ये आप बात कर रहे हैं ना तो सबको यही ख्याल आएगा कि क्या बकवास कर रहे हो, पिछले 6 साल में तो ऐसा हुआ नहीं है, तो ये बात आ कहां से रही है। तो उसमें यही होता है कि ये
6 साल का कोई समय पीरियड है, तो पिछले 6 साल में अगर हम देखते हैं तो 2014 से 2018 में बहुत पैसा बना, फिर 2 हम्म, खराब साल आ गए, तो 2 खराब साल आने के बाद फिर 4-5 अच्छे साल आएंगे। तो ये रोलिंग पीरियड है, मतलब कि एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट अगर बात पकड़ के बैठ जाएंगे कि नहीं 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 ये गलत है क्योंकि 2014 से 2020 में नहीं हुआ, अरे ऐसा नहीं होता है। 2012 से 2018 में परफेक्ट बैठा ना, करेक्ट। तो 2014 से 2018 में 4 अच्छे साल गए, 2 खराब साल गए, अब खराब टाइम के बाद फिर रिकवरी आएगी। तो अपने को अपना टाइम पीरियड थोड़ा फ्लेक्सिबल रखेंगे और पैनिक नहीं करेंगे, और जैसे हम बार बार बोलते हैं कि आप रिमेन इन्वेस्टेड। सो खराब समय के बाद अच्छा समय, अच्छे समय के बाद खराब समय। मार्केट इज सिक्लिकल, मार्केट इज जस्ट लाइक द लाइफ, हैप्पीनेस, सैडनेस, देन हैप्पीनेस, देन सैडनेस। इट इज जस्ट वेरी वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन, वेरी लॉजिकल। सो यू शुड नॉट पैनिक, दैट्स द लिमिटेड पॉइंट। ओके, एक और क्वेश्चन है, बहुत सीधा क्वेश्चन है, सर ने पूछा है किसी ने, बॉटम क्या होगा? ओके, सो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेदर द बॉटम इज अकॉर्डिंग टू मी, जो तो सीधा ही जवाब देना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू 75 70 600 जो हो गया वो बॉटम हो गया, उससे खराब नहीं होगा। दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन। ओके, ओके। फिर मैं थोड़े रिपीट क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहा हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने प्रेजेंटेशन के शुरुआत में दिया था, लेकिन फिर भी काफी लोग बाद में जुड़े थे, तो अगर दे सकते हो तो। ये ऐसा बोलते हैं जनाब कि मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो प्रॉब्लम में आप निकल जाएंगे, जो रेगुलर पे करते हैं उनका क्या होगा? मतलब आप तो क्या है कि निकल जाओगे, हमारा क्या होगा टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो आपने जो स्टार्टिंग में बोला था ना कि योर ओन नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट। निकल के ही जाएंगे। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जैसा मैं पहले भी मैंने बताया, मिंट न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी है, अभी जस्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले आया होगा, जहाँ पे मुझे पूछा गया था कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, तो मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट 97% इक्विटी में है, राइट। और दूसरी चीज जो मोतीलाल ओसवाल के बारे में खास बात कई लोगों को शायद नहीं पता है, वो ये है कि हम 40,000 करोड़ मैनेज करते हैं, उसमें से लगभग 2 से 2.5 हजार करोड़ हमारे कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। देखिए यहाँ पे सरफराज भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम्म। ये क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम पतली गली से निकल जाएंगे, हमारा खुद का पैसा लगा हुआ है, और हम लोग हवा में ऐसे ही, इन्वेस्टिंग लमसम इज नॉट अ गुड आइडिया। और उसमें आप देखिए मैंने क्या लिखा है, आशीष सोमैया इन्वेस्ट 97% of his portfolio in equity and 100% of it is in, you can read this, इट्स लोडिंग। is it visible? लोड हो रहा है आशीष। हम्म। या विजिबल। यस सर, विजिबल है। हाँ, तो उसका फर्स्ट, ये देखिए ये आर्टिकल है यहाँ पे, फिर इसमें ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा, हाँ ऊपर सबसे पहले क्या लिखा है देखिए, इन्वेस्ट 97% ऑफ हिज पोर्टफोलियो इन इक्विटी एंड 100% इज इन मोतीलाल ओसवाल स्कीम्स। और ये खाली मेरी बात नहीं है, एक्चुअली हमारी पूरी कंपनी का यही चलन है। तो जो हमको ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं कि भाई हम तो निकल, आप निकल जाओगे हम रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम खुद जो खाना परोसते हैं वही खाना खाते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि निकल जाएंगे। पिछले 20 साल में मैंने 2 कंपनियों में काम किया है, आगे भी मैं यही काम करूंगा, और इक्विटी मार्केट से जुड़ा रहूंगा। तो ऐसा तो कोई है नहीं कि हम लोग ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहे, वी आर नॉट टॉकिंग एज अ मार्केट प्रोफेशनल, वी आर टॉकिंग एज अ फेलो इन्वेस्टर। आशीष, एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे हैं, आई मीन सो मेनी पीपल। यस सर। तो वो सारे क्वेश्चन का एक जो बंदे ने सवाल पूछा है उसमें मिला के मैं पूछता हूँ। अगर हमारे पास आज, एक मिनट चला गया, हाँ, अगर हमारे पास अभी कैश है तो आगे चल के इन्वेस्टमेंट का व्यू कैसे रखना चाहिए? मतलब ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है। एक जन यहाँ पे पूछ रहा है कि मेरे पास 15 लाख है, मैं इसको कैसे निवेश करूं। किसी ने आगे पूछा कि मेरे पास लिक्विड फंड में पैसा पड़ा है, मैं उसको कैसे स्विच करूं। किसी ने पूछा है कि आपका 2024 तक का व्यू क्या है। सो ये सबका क्वेश्चन मेरे ख्याल से एक ही है कि आज इन लोगों के पास पैसा है, दे हैव जी। सरप्लस टू इन्वेस्ट, एंड दे हैव टाइम, रुकने के लिए टाइम भी है।
तो उनकी स्ट्रेटेजी आज इन्वेस्ट करने के लिए क्या होनी चाहिए? बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है। देयर आर सो मेनी पीपल विद दिस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। मेरी क्या रिक्वेस्ट है, आप एनजे के अपने पार्टनर्स या एनजे के जो मेरे कलीग्स हैं इनके साथ एडवाइस लेके आप चेक करिएगा, लेकिन क्योंकि सवाल मुझे पूछा जा रहा है कि कैसे करना चाहिए, तो जी। मेरा खुद का पैसा होता है तो मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। अभी लमसम मत करना। तो जिन साहब ने भी पूछा है कि भाई मेरे पास बड़ी रकम है, जैसे 15 लाख रुपए बड़ी रकम होती है, बड़ी रकम है, इसको कब निवेश करूं, तो मेहरबानी करके लमसम मत करना। दूसरी बात है कि इसको आप लिक्विड फंड में लगाइए, अपने एनजे पार्टनर से पूछिए कौन सी स्कीम अच्छी है खराब है, लिक्विड फंड में पैसा लगाइए और उसको अगले यहां से लेकर के, आज हम लोग 16 मई पे हैं, तो हर 15 दिन में स्विच करिए, ये मेरा व्यू है। और अभी से लेकर के सितंबर तक स्प्रेड करते चले जाइए इसको आप। अभी से लेकर सितंबर तक है 4 महीना। 4 महीना में अगर मैं फोर्टनाइटली बोलता हूँ तो 8 इंस्टॉलमेंट हो गए, और वीकली बोलता हूँ अगर तो 16 इंस्टॉलमेंट हो गए। तो आप इसको लिक्विड फंड में डालिए टुकड़े टुकड़े करके, 2-3 अच्छे स्कीम अपने एनजे पार्टनर के साथ सिलेक्ट करिए, या एनजे का जो भी रिकमेंडेशन है या जो भी आपको मिलता है आप देख लीजिए, और अभी से लेकर के सितंबर में स्प्रेड कर दीजिए। बट ये सोच के भाई अभी खराब माहौल में पैसा लगाना चाहिए, ये सोच बहुत अच्छी है, तो इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए आपको। केवल लमसम मत करिएगा, स्प्रेड करिएगा। ओके। काफी सारे क्वेश्चंस है अबाउट मेरा आज का पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, लार्ज कैप की तरफ, मिड कैप की तरफ, के स्मॉल कैप की तरफ? मैं तो हमेशा मिड कैप का ही फैन हूँ एक्चुअली। मतलब लार्ज और मिड कैप अकॉर्डिंग टू मी क्या है कि कैप को 1 मिनट के लिए साइड पे रख दीजिए, मेरे को भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि मैं मिड कैप का फैन हूँ। कैप को साइड पे रख दीजिए आप। मैं समझाता हूँ क्यों मैंने ऐसा बोला। बोलने वाली बात यह है कि कैप चाहे कोई भी हो, जो भी एक सेक्टर का लीडर हो या डिफरेंशिएटेड कंपनी हो, उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हमारा। तो ऐसा है कि हमारे कंट्री में क्या है, मैंने क्यों बोला कि मिड कैप का मैं फैन होता हूँ, क्योंकि उसका मतलब ये था मेरा बोलने का कि हमारे कंट्री में कई सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पे जो लीडिंग कंपनी है, सबसे उस सेक्टर की जो लीडर कंपनी है, वो लीडर कंपनी भी मिड कैप है। आपको मैं इसके, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपके, मैं इसको केवल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप देखिए इंश्योरेंस, वन ऑफ द फेमस इंश्योरेंस कंपनीज मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ये मिड कैप कंपनी है। आप देखिए एसेट मैनेजमेंट कंपनियां लिस्टेड है, जैसे एचडीएफसी एएमसी लिस्टेड है, रिलायंस एएमसी लिस्टेड है, हमारी कंपनी लिस्टेड है, ये सब मिड कैप कंपनियां हैं। बाटा है, वोल्टास है, ये मिड कैप कंपनियां हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज मिड कैप है। ये कोविड-19 आया तब से वो हाइड्रोक्लोरोक्विन की बात चली, दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर इप्का लैबोरेटरीज, ये भी मिड कैप है। ऑटो एंसिलरीज के सारे कंपनी मिड कैप है। पेज इंडस्ट्रीज मिड कैप है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी मिड कैप है। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट देयर आर मेनी सेक्टर्स वेयर द लीडर इज द मिड कैप कंपनी। अगर हम ये सोच के बैठेंगे कि मिड कैप अच्छा नहीं है, मेरे को मिड कैप में करना नहीं है, मिड कैप रिस्की है, ये गलत सोच है। क्योंकि आप वो कैप को साइड पे रखिए। और मैं हमेशा एक जोकिंगली बहुत लोगों को समझाता हूं कि भाई जो स्टॉक है, जो कंपनी है, वो कंपनी को नहीं पता आप उसको मिड कैप बुला रहे हो। आपके बुलाने से कुछ नहीं होता है, वो तो अपना जो परफॉर्म करने वाला है वही परफॉर्म करने वाला है। तो पोर्टफोलियो में मिक्स होना चाहिए। और अगर मेरे को पूछा जा रहा है तो 50-50 लार्ज कैप प्लस मिड कैप। ओके ओके। टाइम है ना सर, और एक दो सवाल ले लेते हैं। हेलो। यस प्लीज प्लीज प्लीज, वी शुड कंटिन्यू। तो एक सवाल ये एक ही है, बट मुझे लगता है हमको कवर करना चाहिए कि मैं मोतीलाल के नास्डेक 100 ETF में इन्वेस्ट करूं कि अभी जो लॉन्च हुआ S&P 500 उसमें इन्वेस्ट करूं? तो पहले वो दो फंड क्या है वो भी बता दीजिए, तो बाकी लोगों को आइडिया है, और बाद में ये इन्वेस्टर का भी जवाब अगर आप दे सके तो। हाँ सो देखिए क्या है कि मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि नैस्डैक का फंड हम 2012 से चला रहे हैं, नया नहीं है। उसके बाद हमने S&P 500 भी क्रिएट किया, क्योंकि नैस्डैक का जो फंड है इसमें 45 से 50% ये बड़ी बड़ी फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल टेक्नोलॉजी कंपनीज है। वेयर S&P 500 का जो इंडेक्स है वो रिलेटिवली मोर डाइवर्सिफाइड है, उसमें टेक्नोलॉजी है लेकिन केवल 20 से 22% है। तो सोचने वाली बात क्या है कि ये जो यूएस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बहुत साल से हमारे फंड चलते आ रहे हैं इसमें। मेरा क्या रिक्वेस्ट है कि पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में ये हुआ है कि इंडिया का जो मार्केट है उसमें इतना रिटर्न नहीं बना है। उसके मुकाबले अगर आप पास्ट कंपैरिजन देखते हैं तो यूएस विल लुक वेरी गुड।
दूसरा क्या होता है कि यूएस के मार्केट में शायद बहुत अच्छा रिटर्न ना है, लेकिन क्या है कि वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट है, तो रुपया डिप्रिशिएट होता है तो डॉलर का रिटर्न अच्छा दिखता है. So there are multiple reasons whereby recent time India return, Indian equity return is not great. US equity return comparably looks very good. मेरा रिक्वेस्ट ये है कि पास्ट का रिटर्न देख के आप ज्यादा इंप्रेस मत हो जाइए, पास्ट का रिटर्न देख करके आप उसमें जंप मत करिएगा. हाँ, लेकिन साइंटिफिकली फंडामेंटली सोच के करना है कि भाई देखिए, मेरे को ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई करना चाहिए, सारा पैसा इंडिया नहीं होना चाहिए, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन बाहर होना चाहिए. ये एक अच्छा कारण है, सही कारण है. दूसरा, हमारा सारा सारा इन्वेस्टमेंट रुपीज में होता है, लेकिन हम सब फॉरेन टूर पे जाते हैं, बच्चों को फॉरेन पढ़ाई के लिए भेजते हैं, कई चीजों में हमारे खर्चे डॉलर को लिंक्ड हैं, तो हमारा करेंसी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए. ये सेकेंड रीजन है, ये भी करेक्ट रीजन है. थर्ड, ये दुनिया भर की कंपनियां हैं, फेसबुक है, एप्पल है, ये स्टारबक्स है, ये जॉनसन एंड जॉनसन है, सिटी बैंक है, जेपी मॉर्गन है, ये बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं. इसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन ये इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है, तो जहां लिस्टेड है वहां करना चाहिए. सो मल्टीपल रीजंस आर देयर व्हाई यू शुड हैव इंटरनेशनल फंड्स इन योर पोर्टफोलियो. बट माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज दैट लास्ट 1 year रिटर्न इज गुड, दैट शुड नॉट बी द रीजन. अगेन वो रियर व्यू सारे वाला सारे हो रीजन बराबर है, लेकिन ये रीजन नहीं चलेगा. हाँ, वो पिछले आईना को देखने के बराबर हो जाएगा कि अगर पीछे का आईना देखेंगे तो अगेन गलत डिसीजन हो जाएगा. हाँ, तो अपने आप को पूछिए कि क्यों कर रहे हैं. अगर आपका जवाब ये है कि पास्ट का रिटर्न अच्छा है, हमारा नहीं कर रहा है, उसका अच्छा कर रहा है, हमारा अच्छा नहीं कर रहा है, अगर ये कारण है तो प्लीज मेहरबानी करके मत करिए. इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई इट फंडामेंटली बिकॉज ऑफ द रीजंस व्हिच आई टोल्ड यू, ओनली देन यू डू इट. ओके. एक अगेन सिमिलर क्वेश्चंस है, बहुत सारे हैं, घुमा घुमा के. व्हेन कैन वी सी मार्केट रिकवरी? एक क्वेश्चन ये है, कोई ये पूछ रहा है 42,000 मार्केट कब होगा? या काइंड ऑफ क्वेश्चंस है थोड़े बहुत. So lot of the times when people ask me कि पिछला पीक 42,000 था, तो 42,000 कब आएगा, तो जब ये सवाल मुझे पूछा जाता है तो मैं ऑटोमेटिकली ये समझता हूँ कि कई सारे लोग ऐसे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि भाई पिछला पीक वापस आ जाए तो हमारा पैसा रिकवर हो जाए तो हम निकल जाए यहाँ से. दैट विल नॉट बी द राइट थिंग टू डू. आप अगर मार्केट का खराब फेज झेल लिए और रिकवरी आने पे निकल जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है कि आप अच्छा फेज आने के पहले एग्जैक्टली यू आर गोइंग आउट. ये मैं हमेशा लोगों को एग्जांपल देता हूँ. कई बार जैसे हम किसी एक बिल्डिंग में जाते हैं, समझो कि एक बिल्डिंग में हम एंटर करते हैं जिसमें 20 फ्लोर है, तो कई बार आजकल के बिल्डिंग में घुसने के लिए भी पहले तो लाइन लगती है, तो आप एलिवेटर के लिए लाइन में रुक गए. जैसे आप कई बार आपके साथ होता है, आप एलिवेटर में घुसते हो तो अंदर घुसने के बाद पता चल रहा है अरे यार ये तो नीचे जा रही है, ओहो हो, तो ठीक है, अपने को तो ऊपर जाना है, रुकते हैं, क्या प्रॉब्लम है. अब आप समझो कि आप चले गए लिफ्ट में, अब ऊपर जाने के बदले लिफ्ट नीचे जा रही है. अब आप इमेजिन करिए कि जब लिफ्ट नीचे जाती है तो बेसमेंट नंबर 3 पे लिफ्ट रुकती है. आजकल बॉम्बे में हो या सूरत में है, अहमदाबाद में कहीं भी हो, स्काई स्क्रैपर है, बेसमेंट में पार्किंग है. तो पहले तो आप लिफ्ट में लाइन में लगे, आप लग गए, लिफ्ट नीचे जा रही है. अब थर्ड बेसमेंट में जाके पावर कट हो गया. ठीक है, अच्छा, तो 10 मिनट तक आप गाड़ी में लिफ्ट में 10 मिनट रुके हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर नहीं है, सब घबराए हुए हैं, और आपको लगा अरे बाप रे कहाँ फंस गए, मेरे को तो ऊपर जाना था, ये तो नीचे आ गया, अब फंस भी गया. अच्छा, 10-15 मिनट के बाद पावर आता है, लिफ्ट ऊपर चढ़ती है, आप फिर से ग्राउंड फ्लोर पे आ गए. अब जितने भी हमारे दर्शक है, मैं इनको एक सवाल पूछता हूँ, आस्क वन क्वेश्चन. जब लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे व्हेन इट कम्स बैक, हाउ मेनी पीपल विल कीप स्टैंडिंग देयर एंड से अच्छा चलो वापस आ गए, हमको तो ऊपर जाना है, क्या प्रॉब्लम है. एंड हाउ मेनी पीपल आर देयर, लिफ्ट खुलते ही सीधे दौड़ के बाहर निकल जाएंगे और सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे. क्या लगता है? नहीं, वो बोलेंगे कि सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे, या बोलेंगे तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ सकते हैं, या बोल सकते हैं भाई हमको जाना ही नहीं है, बाद में आएंगे, देखेंगे कब आना है, अभी एक बार तो निकलो यहाँ से. सीढ़ी मतलब एफडी है और लिफ्ट इक्विटी है. हाँ, तो सरफराज भाई आपको समझ में आ गया कि मैं लिफ्ट की बात तो कर नहीं रहा हूँ एक्चुअली. या हम लोग यहाँ पे लिफ्ट डिस्कस के लिए नहीं बैठे ना, हम लोग तो बात और कर रहे थे. बट क्या है, ये लिफ्ट का एग्जांपल क्यों मैंने दिया, क्योंकि लिफ्ट में अगर आप फंसते हैं तो आपका सही रिएक्शन है, लेकिन शेयर बाजार में इसका क्या मतलब बनता है कि खराब से खराब फेज आपने झेल लिया, अब फिर से जब मामला ठीक हुआ
ग्राउंड फ्लोर पे आया है तो ऊपर चढ़ने के पहले आप एक्चुअली निकल गए। सो मेन पॉइंट क्या है कि 42,000 कब आएगा ये एक्यूरेटली फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है, बट अकॉर्डिंग टू मी इतना अगर ध्यान में रखिए आप कि अगर हम 1 साल के बाद फिर से ये वेबिनार करते हैं ना तो हम यहाँ से बहुत अच्छे सिचुएशन में होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत लंबा पीरियड नहीं होगा रिकवरी का, अगले थोड़े समय में आपको रिकवरी दिख जाएगी। लेकिन खास बात ये जो क्वेश्चन के पीछे का जो इंटेंशन अगर मैं सही समझ पा रहा हूं तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर रिकवरी होती भी है तो आप अपना 5 साल 10 साल जो भी टाइम होराइजन को ध्यान में रखिएगा, रिकवरी होते ही निकलेंगे तो इसका मतलब ये है कि खराब समय झेल लिया हमने, अच्छा समय आने से पहले हम निकल गए। मैंने कहीं पे इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से अगर मैं जवाब दूं तो मैंने कहीं पे पढ़ा था आशीष भाई कि अगर 42,000 3 साल में भी अगर वापस आता है तो ये तकरीबन 11% का रिटर्न होता है, जो आज की तारीख में बैंक एफडी के रिटर्न से डबल है। See, that is one thing। हाँ, लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि इक्विटी का जो मार्केट है ना, इसको अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, इंग्लिश में इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपने स्प्रिंग देखा कभी? स्प्रिंग, एक स्प्रिंग होता है, इसको आप समझिए 10 सेंटीमीटर का स्प्रिंग है, इसको आप 20% कंप्रेस कर दीजिए, मतलब उसको दबा दीजिए तो 10 सेंटीमीटर का स्प्रिंग हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने इसको 20% दबा दिया। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो स्प्रिंग को रिलीज करेंगे, दैट इज इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड, इट विल रिकॉइल। हाउ मच परसेंटेज इट विल रिकॉइल? 10 सेंटीमीटर। हाँ, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का स्प्रिंग को आप अगर 20% कंप्रेस करते हैं तो वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा जी। उसको आप छोड़ेंगे तो वो 8 से वापस 10 जाएगा, बराबर, तो दैट इज 25%, नॉट 20%। सो दैट इज व्हाट आई मीन, दैट इक्विटी का जो एसेट क्लास है इसको हम बोलते हैं इट इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मैं आपको मतलब समझाता हूं। अभी कंपनियां जो हैं इनका एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, तो ऐसा माना जाता है कि कंपनी का जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स जो है उसके आज की वैल्यू, इट इज अ डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अर्निंग्स। और ये माना जाता है कि जो कंपनियों की मार्केट वैल्यू है इसका मैक्सिमम प्रपोर्शन, समझिए कि आप बोलते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो ऐसा बोलते हैं कि भाई ये 10 लाख करोड़ में से मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट की नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू इज फॉर द फ्यूचर अर्निंग्स पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। अब आप समझिए कि मार्केट में कई कंपनियों का दाम 50% गिर गया। क्यों गिरा है ये? कोविड-19। अच्छा, कोविड-19 से क्या हो जाएगा? सब एक क्वार्टर तो पूरी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों का रोजगार बंद हो गया, सही बात है, बहुत खराब है। सब एक क्वार्टर अगर खराब हो गया तो 1 साल तो मार्जिन कितना होता है? 1 साल का तो प्रॉफिट ही उड़ जाएगा। ये बात भी सही है आपकी। तो 1 साल का अगर प्रॉफिट खराब हो जाएगा तो कंपनी की वैल्यू कितनी गिरनी चाहिए? 50% गिरनी चाहिए। ऐसी ऐसी कंपनियां जो 25 साल से चलती आ रही हैं और आगे 25 साल भी चलेंगी, तो ये कंपनी की जो टोटल वैल्यू है, आपको क्या लगता है कि एक क्वार्टर का अगर हानि पहुंचा है तो इसका मार्केट वैल्यू कितना गिरना चाहिए? अगर 10 साल के बाद मैं आपको मिलूं और मैं आपको बोलूं कि आपको पता है मारुति का दाम 60% गिर गया। अच्छा, क्यों गिर गया था 2020 में? अरे साहब, एक महीने तक मारुति में सेल नहीं हुआ था। अरे भाई, मारुति की कंपनी 1983 से चल रही है, अगले 20 साल और चलेगी, तो उसकी कंपनी की वैल्यू जो है वो एक महीना सेल नहीं होगा तो कितना गिरनी चाहिए? 50%, 60%, कितना गिरनी चाहिए बताइए आप। सो व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड इज दैट इक्विटी का जो एसेट क्लास है ये नॉन लीनियर है। अगर 3 महीने में 20% गिर सकता है तो आगे जाके कभी न कभी ऐसा 3 महीना आगे जहां 20% बन भी तो सकता है ना, ऐसा हुआ है ना पहले भी। सो अगर स्ट्रेट लाइन कंपैरिजन करेंगे तो हमको उसका सही सही आंसर नहीं मिलेगा। ओके, अगेन कुछ क्वेश्चंस है जो कॉमन है, लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद खत्म करते हैं सर। मैं अभी सबको शेयर्स में इन्वेस्ट करूं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूं? अगर शेयर आप बोल रहे हो कि इतने गिरे हैं तो मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करूं ना? सो एक्चुअली सोचने वाली बात यह है कि किसी भी एक शेयर या किसी भी 2 शेयर या कोई भी म्यूचुअल फंड का और इंडेक्स का, जितने भी म्यूचुअल फंड्स है, क्या है कि ये फाइनेंशियल्स और बैंक्स के सेक्टर्स के स्टॉक्स गिरे हैं
इसकी वजह से कई सारे म्यूचुअल फंड का इंडेक्स के बराबर ही गिरावट है, बट कई सारे म्यूचुअल फंड है जो इंडेक्स से कम भी गिरे हैं एक्चुअली, और आमतौर पे आप लंबे अरसे में देखते हैं तो इंडेक्स से ज्यादा ही करेंगे म्यूचुअल फंड्स। और अगर आप एक शेयर लेते हैं, समझो आपने इवन एचडीएफसी बैंक का भी शेयर ले लिया होता, तो खराब से खराब समय में एचडीएफसी बैंक का शेयर 50% गिरा, लेकिन कोई म्यूचुअल फंड का स्कीम हमारा ऐसा नहीं है जो 50% गिर गया एक्चुअली। सो शेयर लेने से क्या होता है, आपको उतनी नॉलेज चाहिए, उतनी ट्रैकिंग चाहिए, उतनी इंफॉर्मेशन चाहिए, और आप एक शेयर दो शेयर लेंगे तो उसकी जो फ्लक्चुएशन और वॉलेटिलिटी है वो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। सो अकॉर्डिंग टू मी यू आर सेफर इन अ म्यूचुअल फंड। लेकिन क्या है कि हर किसी को हर कोई एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस के लिए करना चाहते हैं तो साइड पे आप एक्सपीरियंस कर लीजिए, बट अदरवाइज आई वुड से दैट इट इज मोर रिस्की। ओके ओके, पूरे सेशन को आशीष अगर आप कंक्लूड करना चाहेंगे तो फाइनल आपके सजेशंस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए या न्यू इन्वेस्टर्स के लिए। जो स्टार्टिंग में मैंने बोला वो ही इंपॉर्टेंट है, इक्विटी मार्केट विल ट्रीट यू द वे यू ट्रीट द मार्केट। अगर आप अच्छे समय में इन्वेस्ट करेंगे, खराब समय में हाथ छोड़ देंगे तो पैसा नहीं बनेगा आपका। अगर आप मार्केट को कंसिस्टेंसी से ट्रीट करेंगे तो मार्केट भी आपको कंसिस्टेंसी से ट्रीट करेगा। अगर आप मार्केट को फेयर वेदर फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे तो मार्केट भी आपको अपॉर्चुनिस्टिकली ट्रीट करेगा। सो यू नो यू द वे यू ट्रीट द मार्केट विल ट्रीट यू। सो अच्छे समय में इन्वेस्ट करना और खराब समय में हाथ खींचना, दैट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। You have to remain invested, you have to be without any panic, and you have to continue the SIP. Thank you so much, sir. Thank you again. Thank you, investors for joining. I am sure के आशीष सर को सुन के काफी हमको जानने को मिला होगा, थोड़ा अपना पैनिक भी थोड़ा कामनेस में कन्वर्ट हुआ होगा, और हम हमारी SIPs चालू रखेंगे। और उसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस आपके हैं अगर, तो प्लीज गेट इन टच विथ योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। We will definitely try to address those questions. And Ashish sir, thank you so much again for sparing time, and I am sure this will help investors in taking better decisions. Thank you. Thank you. Thank you investors, and thank you NJ Partners. Thank you.